कल्पना करो कि अगर अचानक तुम्हारा शहर जम जाए, टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस गिर जाए और दुनिया की 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन ठंड से जमकर मर जाए। हफ्तों तक जमी रहने के बाद जो अपने घरों में बचे थे उनका पानी और बिजली कट जाती है। उनके पास खाने को कुछ नहीं और ना ही गर्म रहने का कोई तरीका। हर कोई भूखा मरता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ही एकलौता है जिसने दुनिया के खात्मे की तैयारी की थी और उसकी ज़िंदगी काफ़ी आरामदायक है। और जो लोग उसकी कीमत चुका सकते हैं उन्हें वो थोड़ा बहुत खाना दे सकता है। उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, हाँ भाई, लेकिन सब कुछ ठीक से शुरू नहीं हुआ था। सच तो ये है कि साल 2050 में एक स्टार एक्सप्लोजन की वजह से धरती आइस एज में चली गई थी। जैंग यी एक वॉलमार्ट वेयरहाउस में काम करता था और इस तरह उसने अपोकलिप्स के लिए ढेर सारा खाना जमा कर लिया था। जिस लड़की को वो पसंद करता था वो पड़ोसियों के एक ग्रुप के साथ उसके घर में घुस गई और उसका सारा खाना चुरा लिया। उसने कबूल किया कि उसने उसे दरवाज़ा खोलने के लिए धोखा दिया था। अपनी मौत की दहलीज पर जांग यी ने कसम खाई कि अगर वो उसे नर्क में ढूंढ पाया तो अपना बदला ज़रूर लेगा। किसी वजह से वो 3 महीने पीछे समय में लौट आता है, सब कुछ होने से पहले। हैरान होकर वो कसम खाता है कि अब वो उस लड़की के लिए बेवकूफ़ नहीं बनेगा, उन लोगों से बदला लेगा जो इसके लायक हैं, और अपने पड़ोसियों को भी तड़पते हुए देखेगा और इसका मज़ा भी लेगा। एक्सट्रीम ठंड आने में 3 महीने बाकी हैं। उसकी प्रायोरिटी है कि दुनिया के खात्मे से पहले उसे जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ स्टॉक कर ले और एक सेफ हाउस बनाए। जैसे ही वो अपनी प्लान शुरू करने के बारे में सोच रहा था, एक तेज रोशनी उसकी आंखों से गुजरती है और अंधा होने की बजाय उसे पता चलता है कि वो चीज़ों को एक अलग डायमेंशन में भेज सकता है, एक गेम इन्वेंट्री की तरह। उसका आइडिया है कि यहाँ खाने का एक पूरा सुपरमार्केट जमा कर ले ताकि उसे सालों तक खाने पीने की चिंता ना करनी पड़े। उन सभी अच्छे खाने के बारे में सोचकर जो वो 3 महीने में नहीं खा पाएगा, जंग ये एक लग्जरी रेस्टोरेंट में जाकर जी भर खाता है। 50,000 कोरियन वॉन खर्च करता है और ये सब अपने क्रेडिट कार्ड पर डाल देता है क्योंकि 3 महीने में उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लड़की फैंग यूचिंग, जिससे वो सालों से प्यार करता था और कभी कुछ नहीं हुआ था और जिसने उसे अपनी पिछली जिंदगी में धोखा दिया था, अपनी दोस्त के साथ देखती है कि वो एक लग्जरी रेस्टोरेंट गया था। उसकी दोस्त कहती है कि वो लकी है क्योंकि ये लूज़र उसके लिए सब कुछ करता है और वो अब अमीर होगा। फैंग यूचिंग ने मेरी पिछली जिंदगी में मासूम और वर्जिन होने का दिखावा किया था और आखिर में मेरा सब कुछ चुरा लिया था, यहाँ तक कि तुम्हारी बाजू भी। अभी इसी वक्त मैं उसे यहीं पर मारना चाहता हूँ, लेकिन इससे मैं जेल चला जाऊंगा। मुझे दुनिया के खात्मे तक इंतजार करना होगा कुछ करने के लिए। जैंगी अपना बैंक कार्ड दिखाता है और पूछता है, क्या तुम सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाना चाहती हो? वो उन दोनों का इस्तेमाल सब कुछ उठाने के लिए करता है और दिखाता है कि अब उसके पास पैसा है और वो खुशी खुशी मान जाती हैं, कुछ प्रॉफिट की उम्मीद में। वो पूछती हैं, इतना सारा खाना क्यों? और प्रोटैगनिस्ट कहता है, क्या पता कब अपोकलिप्स आ जाए और तैयारी रखना अच्छा होता है। वो दोनों अवसरवादी शिकायत करती हैं कि वो कुछ नहीं उठा रहा और वे उसे एक बड़ा फेवर कर रही हैं। अब जंग यी को उन्हें एक लग्जरी डिनर देना होगा जैसा उसने खाया था। अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसते हुए जंग यी उस समय का इंतज़ार करता है जब उनकी बारी आएगी उन्हें अच्छे से ट्रीट करने की। मुझे भी उसका इंतज़ार है। मार्केट से निकलते वक्त उसकी आंटी लिन अपने पोते के साथ कहती हैं, ये सब तुम अकेले नहीं खा सकते, अपनी आंटी को भी कुछ दो। ये कहने के बाद 5 साल का पोता उसकी शॉपिंग कार्ट चुरा लेता है। जंग यी उसे वापस लेता है, सॉरी मैं ये सब खुद ही खाऊंगा। बच्चा तुरंत रोना शुरू कर देता है, जंग यी को कोसते हुए, अगर तुमने ऐसा ही किया तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। आंटी लिन पूछती है, ये क्या कर रहा है? एक बच्चा से झगड़ा कर रहा है, और कहती है कि वो चॉकलेट खरीद लेगी, वो पैसे बाद में ट्रांसफर कर देगी। वो अपना QR कोड दिखाता है और कहता है, बाद में नहीं, अभी। ए बुढ़िया, अभी दे दे या मार्केट जाकर खरीद ले। वो चला जाता है आंटी लिन को गुस्से में छोड़कर। घर पहुंचकर फैंग यूचिंग ने उसे आंख मारी और उन दोनों ने कहा कि उन्हें भूलना मत। मैंने उन हरामियों के मुंह पर दरवाज़ा पटक दिया। उन दोनों को भेजने के बाद जैंग यी ने खरीदा हुआ सारा खाना स्टोरेज स्पेस में रख दिया, ये देखने के लिए कि क्या वो समय के साथ खराब होता है। उससे अभी भी बहुत कुछ करना है, हीटिंग डिवाइस और मेडिकल सप्लाईज के साथ एक अभेद्य किला बनाना। अगर उसे कुछ हथियार भी मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। आई से जाने में 3 महीने बचे हैं, तब तक उसे अपनी सारी चीज़ें जितनी जल्दी हो सके बेचनी होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लेना होगा। अगले दिन स्टोरेज स्पेस को देखते हुए वो खाने की फ्रेशनेस चेक करता है और पाता है कि जीवित प्राणियों को स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन खाना वैसे ही फ्रेश रहता है जैसे उसने स्टोर किया था। ये जानकर जंग यी ने अपना फ़ोन उठाया और सबसे अच्छे लोकल रेस्टोरेंट से संपर्क किया। डिलीवरी के लिए 500 पूरे मील का ऑर्डर दिया।
उसने बताया कि वो 3 दिन और 3 रात की दावत की मेज़बानी कर रहा है, इसलिए उसे इतने खाने की ज़रूरत है। उसका अगला कदम था अपनी प्रॉपर्टी डीड ढूंढना और बैंक जाकर अपने अपार्टमेंट को मॉर्गेज करना। ये देखते हुए कि अपोकलिप्स के बाद पैसा बेकार कागज बन जाएगा, जंगी ने अपने अपार्टमेंट को कोलैटरल के रूप में रखकर लोन लेने का फैसला किया। 3 महीने में वो इस लोन का पेमेंट करेगा। मैनेजर ने चेतावनी दी कि ब्याज दर थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन ये सुनकर जंगी ने अपने हाथ रगड़े, ये बताते हुए कि ब्याज दरें ज्यादा हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे 9 मिलियन मिले और उसे 3 महीने में 30 मिलियन चुकाने होंगे या अपना घर और कार खोने होंगे। इसके बाद वो सबसे अच्छी सिक्योरिटी कंपनी में गया। एक बिजनेस मैनेजर पास आया और पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। जंगी ने अपोकलिप्स के लिए एक सेफ हाउस बनाने का अपना आइडिया शेयर किया। बिजनेस मैनेजर ने प्रोटैगनिस्ट को चुनने के लिए कई प्लान्स पेश किए, लेकिन वो पेश किए गए प्लान से संतुष्ट नहीं था। उसने घोषणा की कि घर को एविएशन मटेरियल से मजबूत किया जाना चाहिए, बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा एक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम और एक 360 डिग्री ब्लाइंड स्पॉट फ्री मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाना चाहिए। सामने का दरवाज़ा बैंक वॉल्ट के दरवाज़ों जैसा ही मटेरियल का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसने मैनेजर से कुछ हथियार प्राप्त करने का तरीका खोजने के लिए कहा। बिजनेस मैनेजर इन रेनोवेशंस और हथियारों की ज़रूरत से हैरान था। वो हथियारों को छोड़कर सब कुछ ला सकता था। जंग यी ने निष्कर्ष निकाला कि इससे घर एक किले में बदल जाएगा। फाइनल प्लान की कीमत 8 मिलियन थी और डिपॉजिट का पेमेंट करने के बाद उसने उन्हें तुरंत काम शुरू करने के लिए कहा। इसके बाद उसे आत्मरक्षा के लिए कुछ हथियार हासिल करने थे। उसने एक हंटिंग क्लब के मालिक को कॉल किया और हथियारों के तौर पर कुछ क्रॉस बो हासिल करने में कामयाब रहा। जैसे ही वो घर लौटा, उसने जो 500 पूरे मील ऑर्डर किए थे वे भी कई ट्रकों में आ गए। इससे पड़ोस के कई लोगों का ध्यान गया, क्योंकि वे 5 स्टार होटल के डिलीवरी ट्रक थे जिनकी कीमत कम से कम 1 मिलियन या उससे ज्यादा होगी। कुछ समय बाद जांगी का घर भर गया। बिना समय गवाए उसने सब कुछ स्टोरेज स्पेस में डाल दिया। बेसिकली उसे सालों तक खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अगले दिन सिक्योरिटी कंपनी के वर्कर्स सेफ हाउस बनाना शुरू करने आए। इस सीन ने कई पड़ोसियों का ध्यान खींचा, जिन्होंने जांगी का मजाक उड़ाया, पूछते हुए कि क्या उसने गलत दवा ले ली थी। हालांकि उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि जब अंत आएगा तो उन्हें पता चलेगा कि मजाक कौन था। इसके बाद जंगी उस कंपनी के मैनेजर के पास गया जहां वो काम करता है और दवा सप्लाईज का एक हिस्सा खरीदा। मार्केट प्राइस का दुगना ऑफर करके सब कुछ खरीदने की प्रायोरिटी ली, यहां तक कि वो भी जो पहले से ही दूसरी कंपनियों को बेचा जा चुका था। फिर उसने धीरे धीरे इन चीज़ों को घर पहुंचाया। उसकी हाल की स्टॉक पाइलिंग एक्टिविटीज़ ने फैंग यू किंग का भी ध्यान खींचा, जिसने पूछा कि क्या कुछ होने वाला है, ये बताते हुए कि वो हाल ही में उसके बारे में बहुत सोच रही थी। प्रोटैगनिस्ट फैंग यू किंग की नकली चिंता का जवाब नहीं देना चाहता था, उसे गुस्से में छोड़कर। जंगी, वो चापलूस जो पहले उसकी हर बात मानता था, अचानक उसे इग्नोर करने लगा। उसकी बेस्ट फ्रेंड बस इस सिचुएशन पर हंसी। उसने कहा कि अगर कुछ बड़ा हो रहा है तो देश जरूर सबको सूचित करेगा। उसे बस नए नए अमीर जंगी को खुश करना है ताकि उन्हें फायदा हो। हफ्तों बाद जंगी का सेफ हाउस सफलतापूर्वक बन गया। कंपनी ने बिल्डिंग के हर फ्लोर पर सर्वेलेंस सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिए थे। जंगी सर्विस से बहुत खुश था। अब सिर्फ एक आखिरी बैच की सप्लाईज आने वाली थी। पीने के पानी के कई ट्रक एक के बाद एक आए। डिलीवरी ड्राइवर्स में से एक उसका अंकल यू था, जो उसके पड़ोस में रहता है। वो उत्सुक लग रहा था कि उसके भतीजे ने इतने गैलन पीने का पानी क्यों ऑर्डर किया था। अपनी पिछली जिंदगी में अंकल यू उन कुछ अच्छे लोगों में से एक थे जो जंगी के लिए थे। इसीलिए उसने अपने अंकल के कान में फुसफुसाया, इस साल मौसम बहुत ठंडा होने वाला है, आपको जितनी जल्दी हो सके सप्लाई स्टॉक कर लेनी चाहिए तैयारी के लिए। ये सुनकर अंकल यू को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जंगी का सीरियस चेहरा देखकर वे इसे गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो गए। जाओ काम पर आलसी। अगले हफ्तों में जंग यी ने अपने दिन पैसे खर्च करने, ज्यादा से ज्यादा सप्लाईज स्टॉक करने और हर दिन बो और एरो से ट्रेनिंग करने में बिताए। एक्सट्रीम ठंड आने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। मौसम पहले से ही अब नॉर्मल था। अंतिम क्षण आ गया। जंग यी अपनी नौकरी पर, जहां वो स्टॉक सुपरवाइजर है, उसने चाय बनाई और अपने सभी कोलीग्स को पीने के लिए बुलाया। उनके पीने के 1 घंटे बाद वे सभी बेहोश हो गए। सर्विलांस कैमरे बंद करने के बाद ये उसका समय है कि वो वॉलमार्ट वेयरहाउस से सभी रिसोर्सेज, फ्यूल, फूड और इक्विपमेंट को शांति से चुरा ले। उसने जल्दी से वेयरहाउस खाली कर दिया। एक बॉक्स ने उसका ध्यान खींचा, कोल्ड रेजिस्टेंस इक्विपमेंट, जो हाल ही में कंपनी ने खरीदा था। वे -100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का सामना कर सकते थे। अपनी परफेक्ट प्लान को पूरा करने के लिए जंगी ने एक स्पेशल स्लीपिंग टी भी ली और अपने कोलीग्स के साथ शामिल हो गया।
2 घंटे बाद वो अपने एम्प्लॉय द्वारा जगाया जाता है जो कहता है कि वे फंस गए हैं, वेयरहाउस लूट लिया गया, उन्होंने सब कुछ ले लिया। ये सुनकर वो हैरान होने का नाटक करता है, वेयरहाउस के सारे प्रोडक्ट्स कैसे गायब हो गए। मैनेजर उसे कॉल करता है, वेयरहाउस सप्लाईज की चोरी के बारे में पूछता है। ये जानकर कि पूरा वेयरहाउस एक साथ खाली कर दिया गया था बिना कोई सुराग छोड़े और यहाँ तक कि कैमरों ने भी कुछ नहीं देखा, मैनेजर तुरंत सुपरवाइजर पर इस क्राइम की प्लानिंग और लोगों के साथ करने का आरोप लगाता है। जंगी नर्वस होकर मुस्कुराते हुए कहता है कि वो इसके लिए इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है बयान देने के लिए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। उन्हें कैसे पता चलता कि वेयरहाउस टेलीपोर्ट हो गया था? पूछताछ के बाद पुलिस ऑफिसर कहता है कि किसी भी हाल में शहर ना छोड़ें क्योंकि हर कोई सस्पेक्ट है। शरारती ढंग से जंगी कहता है कि वो घर से भी नहीं निकलेगा। दिसंबर 10 को हुई इस घटना ने शहर में न्यूज़ बनाई। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि टन भर सप्लाईज 3 घंटे से कम समय में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गईं। इसी दिन आसमान में भारी बर्फबारी भी शुरू हो गई। जंगी जानता था कि ये कोल्ड अपोकलिप्स की शुरुआत थी। 3 दिन बाद घर पर जब एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की शॉकवेव पूरे प्लैनेट पर तबाही लाती है, टेम्परेचर रातों रात तेजी से गिरने लगता है। खिड़की से भारी बर्फ को देखते हुए जंगी कहता है कि इस बार कहानी अलग होगी। अपार्टमेंट ओनर्स ग्रुप के लोग नर्वस थे क्योंकि उन्होंने शहर में इतनी बर्फ पहली बार देखी थी। बिल्डिंग ग्रुप में सब कुछ देखते हुए जंगी जानता है कि कई लोगों के लिए ये पहली और आखिरी बार था जब उन्होंने बर्फ देखी थी। अपनी पिछली जिंदगी में भारी बर्फीला तूफान पूरे 3 महीने तक चला था और टेम्परेचर गिरता रहा, जिससे कई लोग जिन्होंने पहले से खाना स्टॉक नहीं किया था ठंड से जमकर मर गए। ठंड के दूसरे दिन रिहायशी इलाके की एंट्री पर भारी बर्फ पहले ही 1 मीटर की ऊंचाई तक जमा हो गई थी। लोग हीटर को मैक्सिमम पर चालू कर देते, फिर भी घर के अंदर ठंड से कांपते थे। हालांकि जंगी, जिसने पहले से कई हीटिंग इक्विपमेंट्स तैयार कर रखे थे, आरामदायक ढंग से गर्म और कंफर्टेबल था। एक अच्छी नींद के बाद जंगी फोन के शोर से जागा। ये नॉटी यूचिंग का कॉल था। पूछ रही थी कि क्या जंगी को टेम्परेचर गिरने के बारे में पता था जब उसने पिछले कुछ महीनों में हर दिन सप्लाई स्टॉक की थी, और उसने उसे क्यों नहीं बताया जो उसे इतना पसंद करती है। अब वो ठंड से जम रही है और इंस्टेंट नूडल्स खा रही है। ये सुनकर जंगी हंसा और उसके मुंह पर फ़ोन काट दिया। वो कमीनी लड़की दूसरी तरफ गुस्सा हो गई। फिर उसने बेशर्मी से खाने के लिए एक टेक्स्ट भेजा, और वो भी उस तरह नहीं। मैसेज पढ़ते हुए जंगी ने थोड़ा ट्रोल करने का फैसला किया। उसने उसे वाइन के साथ स्टेक की एक फ़ोटो भेजी, जिसे उसने तुरंत टॉप क्वालिटी वागू और बहुत महंगी फ्रेंच वाइन के रूप में पहचान लिया। उस पल कुछ खाने की इच्छा तेज़ हो गई और उसने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ खाना खाएगी और वाइन भी पिएगी। जंगी का जवाब था कि अगर उसे चाहिए तो वो मार्केट जाकर खुद खरीद सकती है। अपने गुस्से के बावजूद वो शांत हो गई, क्योंकि उसे जंगी को खुश करना था ताकि वो भी उसके घर जा सके। उसके बाद उसने उसे बस इग्नोर कर दिया और अपना खाना एंजॉय करने वापस चला गया। तभी बिल्डिंग के सर्वेलेंस कैमरों पर आईपैड स्क्रीन पर उसने आंटी लिन का शो देखा, जो बिल्डिंग मैनेजर थी। कह रही थी कि पैनिक ना करें और खाने के लिए ना लड़ें। एक्सट्रीम वेदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन चलेगा और पड़ोस कमेटी इसमें सबकी मदद करेगी। आंटी लिन ने चेतावनी दी कि सामान का ज्यादा भंडार करना मना है और अगर पकड़ा गया तो अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाएगी। हालांकि एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, सवाल करते हुए कि वो कैसे इतनी पक्की हो सकती हैं कि भारी बर्फबारी लंबे समय तक नहीं चलेगी। आसपास के निवासी भी जानना चाहते थे, ये कहते हुए कि अगर उन्होंने अभी से सामान का स्टॉक नहीं किया तो जब उनके पास भोजन खत्म हो जाएगा तो आंटी लिन जिम्मेदार होंगी। आंटी लिन ने तब कहा कि पड़ोस कमेटी इस मुद्दे की जिम्मेदारी लेगी। फिर ध्यान भटकाने के लिए जंग ई की तरफ इशारा किया। बस उसे कहा कि परेशानी पैदा न करे। उसने धमकियों की परवाह नहीं की और अपने सुपर सेफ हाउस में वापस चला गया। 1 हफ्ता बीत गया और बाहर बर्फ लगातार गिरती रही। आंटी लिन ने बिल्डिंग ग्रुप में जंग ई, जो कि यांग है, से बिल्डिंग के दरवाजे से बर्फ साफ करने को कहा। वो कहता है कि साफ करना बेकार है क्योंकि ये एक बाल्टी से नदी सुखाने जैसा होगा। आंटी लिन के बर्फ साफ करने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए जंग ई ने सुझाव दिया कि वो पड़ोस के अमीर लोगों से मदद मांगे। वो गुस्से में थी और साफ तौर पर बस झगड़ा करने की कोशिश कर रही थी। उसने गुस्से में कहा कि पड़ोस कमेटी की तरफ से ये एक आदेश है और जो कोई भी आदेशों का विरोध करेगा पड़ोस कमेटी उसे समस्याओं के लिए दोषी ठहराएगी। सवाल करते हुए कि आंटी लिन ने पड़ोस के अमीर लोगों को भारी काम करने के लिए क्यों नहीं बुलाया, उसने प्रस्ताव दिया कि आंटी लिन चूनजांग से बर्फ साफ करने का तरीका पूछें।
चूनजांग एक कंस्ट्रक्शन बॉस है, उसके पास उसके लिए कर्मचारी हैं, और शिंग सॉन्ग एक अमीर आदमी है, और अगर वो दूसरों की तरह मदद नहीं करना चाहता तो पैसे दे सकता है। ग्रुप में टिया लिन का अधिकार टूट गया था और संदेशों को पढ़ते ही लिन ने गाली देते हुए, चार्ट में उन्हें टैग करते हुए दोनों सदस्यों को एक साथ बर्फ साफ करने के लिए बुलाया। संदेश देखते ही चूनजांग तुरंत टालिन और जांगी से नाराज हो गया, क्योंकि वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो जगह उसी की हो। शिंग सॉन्ग ने ग्रुप में एक ऑडियो संदेश भेजा, ये कहते हुए कि वो काम में व्यस्त है, और ये दिखाने के लिए एक फोटो भेजी कि वो कितना व्यस्त है। टालिन अमीर आदमी के जवाब से गुस्से में थी, लेकिन उसने कुछ भी सवाल नहीं किया। उसने बस जोंगी पर यह सब गड़बड़ करने का आरोप लगाया। जोंगी ने परवाह नहीं की और बाकी सबको अनदेखा कर दिया। टिया लिन इतनी गुस्से में थी कि उसने जोंगी को व्यक्तिगत रूप से शिकायत करने के लिए बुलाया। उसने उसे धमकी दी कि अगर वो बकवास करती रही और उसे परेशान करती रही तो वो उसे मार देगा। डर से कांपते हुए उसने फोन काट दिया और ग्रुप में और कुछ नहीं कहा। जब वो खा रहा था, सामने के दरवाजे से एक जोरदार आवाज आई और बाहर चेंग जांग चिल्लाया, तुम चैट में बड़े दादा बन रहे थे, ग्रुप में दूसरों को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे, मैं तुम्हें अब मार डालूंगा पंख। जंगी ने अपना धनुष उठाया और दरवाजे पर गया, जबकि चुनजांग जादुई तरीके से दरवाजे के छेद से निशाना साधते हुए लात मार रहा था। उसने पूछा कि पहले कौन किसको मारेगा। जंगी ने झांककर चुनजांग की शिन पर एक तीर मारा। उसने देखा कि अहंकारी आदमी दर्द से लगातार गराहते हुए फर्श पर पड़ा है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक मूर्ख और सीधा साधा लड़का, एक ईमानदार व्यक्ति, इतनी हिम्मत से प्रतिक्रिया देगा। चेन जांग को नहीं पता था कि ये जंगिए के बदले की बस शुरुआत थी। ठंडे तापमान के साथ चेन जोंग अगर समय पर इलाज ना किया गया तो मर सकता था। वो धीरे धीरे संक्रमण से मर जाएगा और कमजोर होकर ठंड से मर जाएगा। लिफ्ट तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हुए उसने कल्पना भी नहीं की थी कि ये बच्चा, जिसे उसने अपनी जिंदगी में 3 बार देखा था, उसके साथ ऐसा करेगा। सच्चाई ये है कि जैन ये उसे एक ही बार में मारना चाहता था। ये महसूस करते हुए वो डर गया, फोन पकड़ा और इमरजेंसी में कॉल किया। लेकिन बर्फ के कारण कोई भी सहायता असंभव थी, तो उसने अपना इलाज किया। ठंडी और सुन हुई टांग का फायदा उठाते हुए उसने खुद ही तीर निकाला। फिर से फोन उठाया और मालिक के ग्रुप में धमकी देने के लिए जैनी से अपने शब्दों पर ध्यान देने को कहा। चेन जांग तुम्हें निडर होकर मार डालेगा, जंगी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। फिर से यहां आओ और मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बातचीत ने चैट ग्रुप में उत्सुक लोगों को डरा दिया। आखिरकार क्षेत्र में कोई भी चुन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये पहली बार था जब किसी ने सीधे उस आदमी का सामना किया था। गुस्से में उसने फोन उठाया और तुरंत अपने सभी कर्मचारियों को बुलाया। देखते ही देखते लोगों का झुंड, हर एक के हाथ में अपना हथियार था, उसके घर पहुंच गया। बाल्डी ने उन सभी को जांगी के दरवाजे तक पहुंचाया। जांगी, तुमने आज हमारे बड़े भाई का अपमान किया है। आज तुम्हारी मौत का दिन है। लकड़ी का बना होना चाहिए था। उस दरवाजे पर हमला करते हुए उसकी तलवार टूट गई और वो घूमता हुआ दूर जा गिरा। डरा हुआ बाल्डी बोला, ये दरवाजा शुद्ध धातु का बना है। इस बच्चे के कितने दुश्मन हैं। इसका घर बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित है। सिक्योरिटी कैमरों को देखते हुए जंगी ने कहा कि वे कमजोर लग रहे थे और भूखे होंगे। लोगों का समूह और ज्यादा गुस्से में आ गया। जंगी को किचन के नल से पानी का होस पकड़ने और चालू करने का विचार आया। बाहर के मजदूरों ने दरवाजे का खुलता हुआ रास्ता देखा। कुछ समझ नहीं पाए, क्योंकि ये तीर नहीं था, इसलिए कोई खतरा नहीं था। होज ने उन सब पर ठंडा पानी छिड़का। उनमें से कई जमे हुए जमीन पर गिर गए। केवल कुछ ही बच पाए। इस दृश्य ने जांगी को काफी संतुष्ट कर दिया। इस बर्फीली ठंड में ठंडा पानी हथियारों से ज्यादा खतरनाक है। चूनजिंग के घर में 3 लोग जो बच गए थे, ठंड से कांपते हुए एक साथ हडल हुए थे। उसने गुस्से में पूछा, क्या हुआ? पूरा ग्रुप एक बच्चे को नहीं पकड़ पाया। तीनों ने समझाया कि जैनी बहुत चालाक था। उसने अपार्टमेंट में एक बर्गलर प्रूफ स्टील का दरवाजा लगवाया था। उसने दरवाजे में एक छेद से हम सब पर ठंडा पानी छिड़का। चिनजिंग ने कहा, वो वहां हमेशा के लिए नहीं छुप सकता। कुछ आदमियों को दिन रात उसके दरवाजे की रखवाली पर लगाओ। जब उसे घर से बाहर निकलना हो तो उसे पकड़ो और बिल्डिंग के एंट्रेंस पर लाओ। अंकल यू ने कुछ लोगों को आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर बर्फ साफ करने के लिए प्रेरित किया। सुपरमार्केट तक एक रास्ता खोदने की योजना बना रहे थे ताकि भोजन फिर से भर सके। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि जुंगी ने जैसा कहा था, वे उतनी तेजी से खोद नहीं सकते थे जितनी तेजी से बर्फ गिर रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने हार मान ली और वापस जाने की तैयारी की। ये देखकर जंगी ने कहा कि मानवीय शक्ति इतने बड़े आकार को नहीं हरा सकती।
हालांकि टेलीविजन सभी नागरिकों को आश्वस्त कर रहा है कि देश बर्फ की आपदा से जीत रहा है। जोंगी ही अकेला है जो जानता है कि इस बर्फ आपदा में 95% वैश्विक जनसंख्या ठंड से मर गई। उसकी आजीवन प्रेमिका एक संदेश भेजती है, पूछती है कि क्या वो ठीक है। अगर उसे सच्चाई नहीं पता होती तो वो विलासिता में उसके साथ यहां हो सकती थी। जंगी कहता है कि वो ठीक है। वो कहती है कि उसके पास भोजन खत्म हो गया है और उसे याद दिलाती है कि उसने बहुत सारा सामान खरीदा था। मुझे कुछ दो और बाद में मैं तुम्हें यहां खाने पर बुलाऊंगी। हल्के से जैंगी एक झींगा मछली की फोटो भेजता है और कहता है कि वो पहले से ही रात के खाने के लिए परोसा जा रहा है। ये देखकर वो चिढ़ जाती है, सोचती है कि इसलिए वो अकेला है, उसके साथ अब उसके चांस खत्म हो गए हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी मौका पाकर एक संदेश भेजती है, तुमने फैंगुचिन को दुखी कर दिया है। ये संदेश देखकर जोंगी कहता है कि ये छोटा नाटक कमजोर है। सबसे अच्छी दोस्त हार मान लेती है, कहती है कि बर्फ ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, वो अपने प्यारे पड़ोसियों की मदद क्यों नहीं कर सकता। हो सकता है वो फैंगुचिन को भी जीत ले, ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा। जैंगी अनदेखा करता है और बस ओ से जवाब देता है। इससे दूसरे दोस्तों को भी गुस्सा आता है। ये लूजर अचानक इतना अल्फा सिग्मा रेड पिल कैसे बन गया। यूचिंग ये समझने की कोशिश करना छोड़ देती है कि उसके लूजर जैसे रवैये में इतनी अचानक बदलाव क्यों आया। उन्हें ये विचार आता है कि अगर इस लूजर की सेवा अब नहीं हो रही है तो वे कम पैसे वाले दूसरे का उपयोग कर सकते हैं। यूचिंग ने दूसरे लूजर जो पिंग को बुलाया। रनिंग, वो भागता हुआ आया और एक बड़ा बैग सामान लाया, ये कहते हुए कि उसके पास यही सब भोजन है। इससे पहले कि यूचिंग किसी और बेवकूफ को बेवकूफ बना पाती, उसकी दोस्त ने उसके मुंह पर दरवाजा पटक दिया। उस कमीनी के हाव भाव से उसे परवाह भी नहीं थी, वो बस जंग यी को अनदेखा करने का बदला लेने की सोच रही थी। इस अतिरिक्त बैग के साथ 5 दिन बीत गए और बर्फ बढ़ती रही। एक टुकड़ा चिकन खाते हुए असली ड्रामा शुरू होने का इंतजार कर रहा था। सभी इमारतें अंधेरे में थीं, बिजली कटी हुई थी। जल्द ही पड़ोसी अपने घरों से बाहर आने लगे, एक दूसरे से पूछते हुए कि क्या उनके पास बिजली है। पानी और बिजली कटने से हीटर अब काम नहीं कर रहे थे। कंबनों के अंदर ही मरने लायक ठंड हो रही थी। चिकन खत्म करने से पहले जांग ही अपने दांत खोद रहा था और जनरेटर चालू कर रहा था, जो उसने पहले खरीदा था या चुराया था, क्योंकि उसने गोदाम में भी ऐसा किया था। पड़ोस कमेटी की सदस्य आंटी लिन अपने पोते को पकड़े कांप रही हैं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बर्फीला तूफान इतना लंबा चलेगा। मैसेज ग्रुप में एक संदेश आता है जो सिर्फ उनके पास है। कोई कह रहा है कि ये एक वैश्विक बर्फीला तूफान है जो हर 1 लाख साल में एक बार होता है। हम सामूहिक विलुप्ति की कगार पर हो सकते हैं। देश के कई महत्वपूर्ण शहर पहले ही प्रभावित हो चुके हैं। हर किसी को ज्यादा सामान का स्टॉक करना चाहिए। इसे पढ़कर आंटी लिन हैरान रह गईं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बर्फ की आपदा इतनी गंभीर होगी। फिर उन्होंने एक योजना सोची। उन्हें सभी निवासियों को अपनी खबर मिलने से पहले अपना भोजन छोड़ने पर मजबूर करना होगा। आंटी लिन, चिंता ना करें, ये आपदा अस्थायी है। कर्मचारी वर्तमान में पानी और बिजली की रुकावटों की मरम्मत कर रहे हैं। अधिकारियों ने इन असाधारण परिस्थितियों के कारण एक आदेश जारी किया है। पड़ोस कमेटी सभी संपत्ति मालिकों का प्रबंधन करेगी। जो सहयोग नहीं करेंगे उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार और पूछताछ की जाएगी। ये संदेश देखकर हर कोई असंतुष्ट हो जाता है, खासकर चूनझांग। लेकिन भले ही वो प्रभावशाली हो, अगर ये पुलिस का आदेश है तो उसे पालन करना होगा। इस बीच टैलेंट ग्रुप चैट में जारी रहती है। बर्फीले तूफान की गंभीरता के कारण पड़ोस कमेटी ने प्रत्येक मालिक से सभी सामान इकट्ठा करने और इस संकट को दूर करने के लिए सभी को समान रूप से वितरित करने का फैसला किया है। ये संदेश देखकर जैंगी को याद आता है कि उसने अपने पिछले जीवन में भी ऐसा ही किया था और सभी निवासियों से भोजन चुरा लिया था। टिलिन की गलती जंगी को निजी तौर पर एक संदेश भेजना था। मेरे भतीजे, तुम गोदाम में काम करते हो। मैंने तुम्हें पिछली बार 3 ट्रक भरकर सामान खरीदते देखा था। तुमने बहुत सारा भोजन स्टॉक किया होगा। अब तुम्हारी बारी है अपना योगदान देने की। जेन यी गुस्से में तुरंत एक ऑडियो संदेश से जवाब देता है, तुम हथियारों से लैस झूठी हो। वो कहता है कि उसने बहुत ज्यादा खा लिया और घर पर सामान खत्म हो गया है। जब वो बिल्डिंग से इकट्ठा करे तो मेरे साथ भी कुछ शेयर करना। इस ऑडियो को सुनकर बुढ़िया गुस्से से लगभग दिल का दौरा पड़ने वाली थी। उसने सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बर्बाद कर दिया। लेकिन ये महसूस करते हुए कि वो और उसका पोता गंभीर संकट में हैं और जंग यी पर निर्भर हैं, बुढ़िया शांत हो जाती है और विनम्रता से जवाब देती है, ये संगठन का आदेश है, तुम्हें पालन करना होगा। बर्फ गुजर जाने के बाद मैं तुम्हारे अच्छे कामों की सूचना संगठन को दूंगी।
अगर जंग पिछली बार अपने जीवन में नहीं मरा होता तो उसने उस पर विश्वास कर लिया होता। तो वो अपने दांत खोदते हुए जवाब देता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं भूखा हूं। क्या आप मुझे कुछ इंस्टेंट नूडल्स भेज सकती हैं प्लीज? ये सुनकर टियालिन खुद को रोक नहीं पाई और जंगी को जवाब दिया, अपना सामान सरेंडर करने से इनकार करना संगठन के खिलाफ जाने जैसा है। मैं निश्चित रूप से तुम्हें रिपोर्ट करूंगी। जंगी ने उसे खारिज कर दिया और कहा कि वो कुछ भी नहीं है। इससे टालिन इतनी घबरा गई कि उसने गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारा। जंगी की तरह ही गुस्से में थी। शिफ्टिंग फोकस, कोई फायदा न मिलने पर टालिन ने दूसरे मालिकों पर ध्यान केंद्रित किया। स्ट्रैटेजी, अगर वो उनमें से कुछ को धोखा दे सकती थी तो इतना ही काफी होगा। नैरेटिव, 2 दिन बाद टालिन के झूठ बोलने पर कई मालिकों ने अपना सामान बुढ़िया के घर भेज दिया। थॉट, ये स्थिति देखकर जुंगी ने सोचा कि हर कोई बेवकूफ है, इस पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में किसी पर विश्वास कर रहा है। रियलिटी, इतने समय बाद पूरी दुनिया अफरा तफरी में होगी, पर्याप्त भोजन नहीं होगा। लोग या तो भूख से मरने या भोजन के लिए शिकार करने का इंतजार कर सकते थे। कई मालिकों ने चार्ट में टिलिन को टैग करना शुरू कर दिया, उन सामानों के बारे में पूछते हुए जिन्हें समान रूप से वितरित किया जाना था। हम में से कई के पास घर पर भोजन नहीं है, मुझे भोजन चाहिए या मैं तुम्हें खा जाऊंगा टिलिन। टेढ़ी ट्रस्टी ने मांगों का मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, तुम बेवकूफ हो, ये सामान मेरी कड़ी मेहनत से मिला है, मैं इन्हें क्यों दूं? उसी क्षण उसका फोन बजा और ये चेन जांका देखकर उसे पसीना छूट गया। तुम्हें एक बूढ़ी औरत से क्या चाहिए? टिलिन, तुमने सच में सबको बेवकूफ बनाया और सबका सामान अपने घर ले गईं। उसने मासूमियत से कहा कि ये कम्युनिटी कमेटी का अरेंजमेंट था और वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी। चेन जांग ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया है, 10 लोग उसका इंतजार कर रहे हैं ताकि वो सामान बांट सके। ये सुनकर टिलिन ने बहस करने की कोशिश की, ये सामान अभी तक सॉर्ट नहीं किए गए हैं, कुछ ओनर्स ने अभी तक अपना सामान नहीं दिया है, इसीलिए हम इन्हें अभी बांटना शुरू नहीं कर सकते। तो ठीक है। चेन जांग अपने भूखे साथियों के साथ उसके घर में घुस गया। इस अफरा तफरी में कोई कानून नहीं है और वो बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक थप्पड़ मारता है। आज वो ही जस्टिस होगा। इस बीच जैंग ई ने सब कुछ सर्विलेंस कैमरों पर देखा। आराम से एक सॉसेज खा रहा था। उसके मन में टीलिन के घर पर हुई घटना को रिकॉर्ड करने और उसे बिल्डिंग के ग्रुप चैट में शेयर करने का भी विचार आया। ये देखकर कि वे सारा खाना ले जा रहे थे और कुछ भी नहीं छोड़ रहे थे, उसने चेन जांग को रोकने की कोशिश की। यहाँ कुछ सामान वो हैं जो मैंने पर्सनली स्टॉक किए थे। इन सामानों के बिना मैं और मेरा पोता कैसे जीवित रहेंगे? चेन जांग ने कैसा इट कहा और बूढ़ी औरत को लात मारी। पोते ने सदमे में एक ब्रेड नाइफ पकड़ा अपनी दादी को बचाने के लिए और उसने एक आदमी के कैसा इट में छुरा घोंप दिया। दर्द महसूस करने के बाद वर्कर ने लड़के को छाती पर लात मारी, जबकि दूसरे उस पर हंस रहे थे। चेन जांग ने इस पर कोई चिंता नहीं दिखाई और यहाँ तक कहा, ये वही है जिसकी वो हकदार है हमें धोखा देने के लिए, हम बस जस्टिस दे रहे हैं। रेजिडेंट ग्रुप के माध्यम से सब कुछ देखते हुए उन्होंने भी तालियां बजाईं और इसका आनंद लिया। तुम बूढ़ी चालाक औरत, धोखेबाजों से ऐसे ही निपटा जाता है। उन्होंने चेनजिंग का शुक्रिया अदा किया, ये मैसेज गाते हुए। जैंगी ने कहा, ये बेवकूफ असली समस्या को नहीं समझते। आज चेनजिंग ने बूढ़ी औरत टीलिन के घर पर हमला किया, कल वो तुम्हारे घर पर हमला कर सकता है। लेकिन चूंकि ये सब जैंगी के लिए कोई खतरा नहीं था, वो कहता है कि उसे परवाह नहीं है। उसका स्टील का दरवाजा इन लोगों के सामने कभी नहीं गिरेगा। थोड़ी देर बाद टेलिन रेजिडेंस ग्रुप में मदद मांग रही थी। क्या किसी के पास हीमोस्टैटिक ड्रग्स, घाव की दवा और एंटीबायोटिक्स है? मेरे पोते को चेनजांग ने मारा है। डॉक्टर शाओ को पोते की सर्जरी के लिए इन दवाओं की तुरंत जरूरत है। ये सुनकर जांगी की आंखें फैल गईं। डॉक्टर शाओ उसके पिछले जन्म में एक दयालु डॉक्टर थे। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी आंखें अलग अलग दिशाओं में क्यों मुड़ी हुई हैं। टीलिन ने दवा के लिए एक अपील की, इसे प्रदान करने वाले किसी को भी कृतज्ञता का वादा किया, लेकिन उसे निवासियों से केवल खामोशी मिली। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था या मदद नहीं करना चाहता था। जांगी ने ये देखकर सिर्फ सोचा, ये तो जरूर कर्म होगा। बाहर बर्फबारी 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक चली, लगभग सब कुछ पैरालाइज कर दिया। बर्फ से पूरी ग्राउंड फ्लोर ढक गई थी। अगर लड़के को डॉक्टर ने बचा भी लिया तो क्या वो खाने के बिना जी पाएगा? कई लोगों ने खबर से सुना था कि ये एक वैश्विक बर्फबारी थी जो हर 1 लाख साल में एक बार होती है। पूरी दुनिया लगभग बर्फबारी में दब गई थी। कुछ उत्तरी शहरों में तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया था।
कई निवासी जिन्होंने दक्षिण में जाने की कोशिश की, रास्ते में ठंड से मर गए। रेजिडेंट ग्रुप में टीलिन ने फिर से मदद मांगना शुरू किया। मेरे प्यारे पोते को 2 दिनों से भूख लगी है, वो बस एक बच्चा है, क्या आप लोग उसे मरने तक देखते रहेंगे? वो सामानों के लिए पैसे देने को तैयार थी। ये देखकर निवासियों ने इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट $2000 में बेचना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने उसके पोते की मदद की। जाएंगी हमेशा की तरह सब कुछ देखते हुए उसे मज़ेदार लगा। लोग अपने सामने मौजूद अपॉक्लिप्स को नहीं समझते। जल्द ही उन्हें पैसा खाना पड़ेगा। एक अमीर व्यक्ति और जानकार होने के नाते शिंगजोंग ने उन सभी से खाना खरीदना शुरू कर दिया जो उसे बहुत सारे पैसों में बेच रहे थे। वो अच्छी तरह जानता था कि इस अपोकलिप्टिक दुनिया में आप पैसा नहीं खा सकते। एक सिंगल मदर ने भी ग्रुप में मदद के लिए अपील की। उसकी बेटी भूख से मरने वाली थी और उसे उम्मीद थी कि हर कोई उसकी मदद कर सकेगा। जांगी कहता है कि ये औरत अपने पिछले जन्म में अपनी बेटी के साथ लंबे समय तक जीवित रही, इसलिए सब ठीक है। जमने के 10 दिन हो गए थे। जांगी हमेशा की तरह घर पर आराम का आनंद ले रहा था। इस पल फोन बजा। ये देखकर कि कौन था, वो मुस्कुराया। वो पतले लग रहे हैं, तो क्या वे ठीक से खा रहे हैं? चिकन को देखकर दोनों तुरंत लार टपकाने लगे और उन्होंने पूछा, आपके घर पर अभी भी इतना खाना क्यों है और इस ठंड में आपको पसीना क्यों आ रहा है? मजाक में वो कहता है कि उसके घर पर एक फायरप्लेस है, ये बहुत गर्म है, और वो मजाक करता है कि वो बाहर ताज़ी हवा लेने के लिए दौड़ने की भी सोच रहा है। यूकिंग जांगी पर लार टपकाते हुए कह रही थी कि वो कमाल का है। उसने उसके साथ अंदर नहाने के लिए पूछा। बिना सोचे समझे उसने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और यहां तक कि एक मजाक भी किया। लड़की जांगी के शब्दों से तुरंत गुस्सा हो गई। ठीक है, अगर तुम मदद नहीं करना चाहते, लेकिन उनका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है। तो ऐसा है, तुम अभी भी मुझे लूजर समझती हो? जांगी ने पूछा। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो अपने अमीर बॉयफ्रेंड को ढूंढो। और उसने कॉल काट दी। दूसरी तरफ यूकिन इतनी पिस्ड ऑफ हुई कि उसने अपना फोन जमीन पर पटक दिया। उसका लूजर अब लूजर नहीं था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने अभी भी जांगी की तारीफ की। ये आदमी अद्भुत है। उसका नुकसान है कि वो अभी उसकी जगह पर चीजों का आनंद नहीं ले रही है। वो अब उन अमीर लड़कों से बेहतर है जिनके साथ वे घूमते थे। दोनों में मुक्का मुक्की हो गई क्योंकि लड़की को बेवकूफ कहलाना मंजूर नहीं था। इस बीच सरकार ने बर्फबारी की खबर छुपाना बंद कर दिया और एक टीवी घोषणा जारी की। हर किसी की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली की सप्लाई केवल रात में उपलब्ध होगी और तब भी वोल्टेज केवल कम पावर वाले उपकरणों के लिए पर्याप्त होगा। वर्तमान में सभी प्रमुख पावर प्लांट बंद हैं और बिजली की कमी है। हर किसी को केवल अपने सेल फोन और 1 या 2 लैंप का उपयोग करना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक शावर भी नहीं। हर कोई अब जानता है कि इस बर्फबारी का कोई अंत नहीं है। 10 मिनट तक बिना अपनी दोस्ती खोए लड़ने के बाद यूकिंग और उसकी दोस्त ने ज्यादा सीधा होने का फैसला किया। यूकिंग ने फोन उठाया और लूजर जो पेंग को फोन किया, एक कहानी बताते हुए कि कैसे जांगी उसकी पवित्रता को खराब करना चाहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास खाना था। जो पेंग ये सुनकर पिस्ड ऑफ हुआ। उसने कहा कि जैंगी एक स्कमबैग था और उसे नीचे गिराने की जरूरत थी। ये देखकर कि जो पेंग गुस्से में था, यूकिंग और आगे बढ़ी और लूजर को गुमराह किया कि वो जैंगी के घर लूटने जाए। अब कुछ ही समय में वे तीनों उसके दरवाजे पर थे। हर एक के पास एक रसोई का चाकू छुपा हुआ था, खटखटा रहे थे। कैमरों के माध्यम से सब कुछ देखते हुए जैंगी ने अल्टीमेट लूजर को देखा और जानता था कि उनमें से किसी को भी कैमरों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। डिसेप्टिव प्ले। उन्होंने खटखटाया और पूछा कि उनके पास जो दवा थी उसे खाने के लिए बदल दें। उनके उसे धोखा देने के प्रयास से गुस्से में जैंगी ने आक्रामक होने का फैसला किया। उन्हें पानी से स्प्रे करने के लिए नली पकड़ी और समस्याओं को खत्म कर दिया। उसने अपना मन बदल लिया जब उसने जमा हुआ कूड़ादान देखा। उसका विचार स्पष्ट था, लेकिन जादुई रूप से, मुझे नहीं पता कैसे, उसने नली से तीनों पर सीवेज स्प्रे किया, सब कुछ कचरे से भर दिया और कहा, यही वो खाना है जिसके वे हकदार हैं, वे खा सकते हैं। जो पेंग गुस्से में दरवाजे पर मारा, लेकिन उसे खरोच भी नहीं आई। उसका हाथ चोटिल हो गया। जैंगी ने हंसते हुए स्पीकर से बोला कि दरवाजा स्टील का बना है और वे उसे खोल नहीं सकते। थोड़ी देर बाद जैंगी ने उन्हें छोड़ दिया और सोने चला गया। हालांकि वो अचानक एक गनशॉट की आवाज से जागा। हालांकि वो जानता था कि देर सबेर कानून का जंगल लागू होगा, अचानक गोली चलने की आवाज ने उसे फिर भी चौंका दिया।
टैबलेट पर सर्वेलेंस कैमरे की छवियां चेक करते हुए उसने महसूस किया कि चेन जांग और उसके कर्मचारी घर घर जाकर सामान चोरी कर रहे थे। पास्ट लाइफ एको। कई लोगों को वही फेट मिला जो उसे अपने पिछले जीवन में अपोकलिप्स के दौरान मिला था। पावर प्ले। उसने बिल्डिंग ग्रुप्स में भी अपनी क्षमता की तस्वीरें भेजी और दावा किया कि वो अब सभी बिल्डिंग्स को नियंत्रित करता है। फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सर्विलांस कैमरों के माध्यम से स्थिति देखते हुए एक नया ग्रुप बनाया गया जहां कई निवासियों ने चैट में चेन जांग के कार्यों की निंदा की, ये बताते हुए कि उसके खिलाफ जाने की जरूरत है। अम्यूज्ड। जल्द ही जैंग ई को भी ग्रुप में जोड़ा गया और उसने मैसेज पढ़े, सब कुछ देखकर मजे लिए। वेटरन्स प्रस्ताव। एक रिटायर्ड वेटरन ने चेन जांग के खिलाफ हमले का नेतृत्व करने का प्रस्ताव रखा। उसे समर्थन मिला। कॉल फॉर वॉलंटियर्स। वेटरन अंकल ने सुझाव दिया कि उन्हें सुरक्षा और हथियारों के लिए युवा स्वयंसेवकों की जरूरत है। स्केप्टिकल। चैट में एक महिला ने तुरंत एक ऑडियो भेजा। आंट लिन ने उस दिन हमसे चोरी की थी, क्या हम अंकल पर भरोसा कर सकते हैं और उन्हें हथियार दे सकते हैं? डिवीजन। इससे निवासियों को 2 समूहों में बांट दिया गया। आधे चेनजांग के पीछे जाना चाहते थे और बाकी अंकल पर भरोसा नहीं कर रहे थे। स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ग्रुप चार्ट में चर्चा देखते हुए, कभी कभी कुछ खाते हुए और कैमरों के माध्यम से देखते हुए कि चेन जांग ज्यादा से ज्यादा घर चुरा रहा था, जांग यी ने फैसला किया कि उसे इस आदमी को नीचे गिराने के लिए कुछ करना चाहिए। फेयरनेस। क्योंकि जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसे बस सिर में गोली लग जाएगी, इस सब के लिए उचित नहीं है। न्यू विक्टिम। अगली सुबह एक निवासी जिसने चेन जांग के पीछे जाने वाले वेटरन की मदद करने का विरोध किया था, उसने रेजिडेंस ग्रुप में मदद के लिए बुलाया। हॉरर। उसके दरवाजे पर जबरदस्ती की जा रही थी और वो अगली होगी। देर नहीं लगी कि उसे बाहर खींच लिया गया और जो होना था वो हुआ। यूकिंग और उसके दोस्तों ने घबराकर महसूस किया कि उन्हें अगली बार तोड़े जाने से बचने के लिए एक योजना की ज़रूरत है। लड़की का विचार था कि जांगी के पास सामान का भंडार है, ये खबर फैलाना और सबको इकट्ठा करना ताकि उसके घर पर कब्जा किया जा सके। उन्होंने उसे नए ग्रुप में जोड़ दिया ताकि उसे पता चले, लेकिन जांगी को परवाह नहीं थी और उसने कहा ठीक है। उन्होंने तर्क दिया कि उसे चेन जांग से खुद को बचाने के लिए उनके साथ सेना में शामिल होना चाहिए। जांगी का जवाब बस ग्रुप छोड़ देना था। जैंग यी के इस रवैये में बदलाव ने यूकिंग और दूसरों को अचंभित कर दिया। 3 महीने पहले का ये लूजर अब इतना दृढ़ कैसे हो सकता है? उन्होंने जैंग यी के घर में घुसने और उसके किले को लूटने के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया। स्मार्ट चश्मे वाला लड़का कहता है, दरवाजा खोलने के लिए उसका दोस्त यहाँ ताले खोलना जानता है। उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश करने का फैसला किया और छाते लगाए ताकि उन्हें फिर से पानी या कचरे से ना नहलाया जाए। सर्वेलांस कैमरों के माध्यम से देखते हुए जैंग ई ने हाई वोल्टेज डिफेंस फीचर एक्टिवेट किया। चालाक ताला तोड़ने वाले ने अभी स्वीकार किया था कि ये ताला नहीं खोला जा सकता था। लड़का सदमे में लगभग फट गया और मर गया। ये देखकर जैंग ई को इन लोगों को मारने का कोई पछतावा नहीं हुआ। स्मार्ट चश्मे वाले आदमी ने दरवाजे की ओर इशारा किया। जैंग ई को एक डैम मॉन्स्टर कहा और उसे अब बाहर निकलने के लिए कहा। ये सुनकर वो बस हंसा, अपना क्रॉसबो पकड़ा और दरवाजे से निशाना साधते हुए स्मार्ट चश्मे वाले आदमी की बाईं बाह पर ठीक निशाना साधा। बाकी 2 मदद करने गए। घायल हुए लोगों को भी मारा गया, लूजर और एक और सिरफिरा यूचिंग, और बाकी लोग वहां से भाग गए। जहां से आए थे वहीं अपने घर लौट गए। तीर से लगे तीनों लोग दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। एक लड़की ने उस मूर्ख यूचिंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा और बोली, ये सब तेरी गलती है, तूने ये बताया ही नहीं कि उसके पास घर पर क्रॉसबो है, उसका क्रॉसबो। वो कहती है, मुझे नहीं पता था, पिछली बार उसने सिर्फ पानी और कचरा फेंका था। जो पंग वही लूजर हमेशा की तरह उस मूर्ख का बचाव करता है। इसके अलावा वो स्मार्ट लड़का याद करता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जख्मों का इलाज करना है। उन्होंने डॉक्टर जॉयर को बुलाया। वो घायल लोगों के जख्मों को देखने आई। हैरान होकर वो बताती है, इतने गहरे जख्मों के साथ और बिना प्रोफेशनल उपकरणों के उनके बचने की संभावना 20% से भी कम है। और लोहे का तीर जंग लगा हुआ था, बिना एंटीबायोटिक्स के तो निश्चित मौत है। एक लड़की जो उन बेवकूफ़ बच्चों में से एक की रिश्तेदार है, ये खबर सुनकर रोने लगती है और कहती है, जैंग यांगी बहुत क्रूर है और उसने जानबूझकर ऐसा किया। अब तक डॉक्टर क्यूडी को नहीं पता
कि ये कौन है। जॉयड चेतावनी देती है, जल्दी से दवाई लाओ, अगर अभी तीर निकाले तो उनका काम खत्म है। चश्मे वाला स्मार्ट लड़का इस समय शायद पागल हो गया होगा और कहता है जंग यी को ही उनके लिए दवा लानी होगी। यूचिंग अपनी जिंदगी में पहली बार सोचती है कि जंग यी अचानक बहुत बदल गया है और उसने घर पर बहुत सारा सामान जमा करना शुरू कर दिया है। वो दूसरों को बताती है जंग यी के पास दवा है क्योंकि मैंने उसे पहले से जमा करते देखा था। इसके अलावा यहाँ किसी ने भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, हम तो सिर्फ उसका घर लूटना चाहते थे। लेकिन क्योंकि हम नाकाम रहे और सिर्फ हमें चोट लगी तो ये उसकी गलती है। कोने से उनकी मजाक यहाँ सब कुछ सुन रही है, बस सोचती है मैं इस आदमी को नहीं जानती, लेकिन वे वैसे भी मरने के लायक हैं। दूसरी लड़की यूचिंग को हर बात के लिए दोष देती है और उस मूर्ख को मजबूर करती है पता लगाओ कि जांग यी को कैसे मनाए ताकि वो सबको दवा दे। इस बार तो लूजर भी मान गया, दवा के बिना वो भी मर जाएगा। अब प्लान था उसे कॉल करने की कोशिश करना। उसने आसानी से उठा लिया। वो फोन पर रो रही है और कहती है लड़के मर रहे हैं, क्या तुम मदद कर सकते हो? कोल्ड जंगी बस पूछता है मैं क्यों करूं, सबको देर सवेर मरना ही है। उस सिरफिरे लड़के की बहन फोन लेती है और कहती है तुम्हारी मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है क्योंकि तुमने ही इन लोगों को घायल किया और वे जंग लगे थे। जंगी फिर कहता है मैंने ऐसे तीर सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए थे ताकि वे वैसे भी मरें। जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए वो ये भी कहता है मैं मदद नहीं करूंगा, लेकिन यूचिंग मेरे साथ रहने आ सकती है। उसी पल लड़की फोन वापस लेती है और कहती है हाँ वो अब तुम्हारी है, जो चाहो करो उसके साथ। जंगी की खून चूसने वाली दोस्त कहती है उसे भी साथ ले लो। जंगी कहता है बस आ जाओ, तुम अभी आ सकती हो। वो तुरंत दौड़ना शुरू कर देती है जाने के लिए। उसकी दोस्त उसे खींचने की कोशिश करती है और उसे बस एक धक्का मिलता है, मुझसे दूर हटो कमीनी। लड़कों में से एक का चचेरा भाई कहता है, फिर उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारता है और उसे साजिश रचने वाला कहता है। हमेशा की तरह वो मूर्ख जोपिंग को बहुत ज्यादा देखता है और उसकी मदद मांगता है। उसे जंगी के साथ खुश रहने के लिए उन्हें उसे जाने देना होगा। वो ये भी कहती है जो पंग एक अच्छा आदमी है, लेकिन वो गरीब और कमजोर है। जंगी का भाई ही है जो उसे अब खुश कर सकता है। वो बच्चा भी दर्द से गिर जाता है। अब वो जंगी के घर जाने की कोशिश में भागी, लेकिन दूसरों ने उसे रोक दिया। वजह ये है कि सब कुछ उसकी गलती है, इसलिए यूचिंग को अकेले भलने फूलने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर जोकेर उन्हें फिर से याद दिलाती है दवा के बिना निश्चित मौत है और चली जाती हैं। घायल बच्चों में से एक वो स्मार्ट लड़का कहता है उन्हें उस प्लान पर आगे बढ़ना चाहिए जिसमें ये फैलाना है कि जंगी के पास बहुत सारा खाना है। स्मार्ट लड़का कहता है जब चैन जंग और बाकी लोग जंगी का घर लेंगे तो उन्हें दवा मिल सकती है। यूचिंग जंगी के भाई के साथ ऐसा करने के खिलाफ है। दूसरी लड़की साफ कर देती है अगर उसने मुंह खोला तो उसके दांत टूट जाएंगे। अब जुआंग उस मूर्ख को मारने के खिलाफ है, लेकिन उससे कहता है ये प्लान ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने बिल्डिंग ग्रुप में जंगी द्वारा भेजी गई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए। उसके पास सच में बहुत सारा खाना है। मैसेज देखकर चेनजंग लार टपकाता है और कहता है ये एकदम सही है, मैं टांग का बदला ले सकता हूं। रेजिडेंट ग्रुप में लोगों ने जंगी से अपनी सप्लाई सबको बांटने के लिए कहा। दूसरों ने सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए कहा। आंटी लिन ने खाने के लिए कहा और ग्रुप में एक और माँ ने उसे अपने बेटे का गॉडफादर बनने के लिए कहा। इन रिक्वेस्ट्स को देखकर जंग ही ग्रुप में एक ऑडियो मैसेज भेजता है, मैं उन सबको खा रहा हूं जो सुन रहे हैं। उसने सच में कहा वो जानवरों को नहीं खिलाएगा और वैसे भी किसी की मदद नहीं करेगा। उन सबको नजरअंदाज करते हुए जंग ही खिड़की से बाहर गिरती हुई बर्फ को देखता है और सोचता है रोज घर पर रहना बोरिंग है, स्नोमोबाइल स्टोर का इस्तेमाल करके एक राइड लेना अच्छा रहेगा। अचानक फोन पर डॉक्टर जोकिर का मैसेज आता है। वो कहती है उसकी दवा और खाना खत्म हो गया है और अगर वो बातचीत करना चाहता है। अपनी पिछली जिंदगी में वो इसलिए मर गई थी क्योंकि उसने अपना आखिरी खाना एक भूखी बच्ची वाली माँ को दे दिया था और वो भूख से मर गई थी। जंगी उसे एक अच्छी इंसान के रूप में याद करता है, लेकिन कहता है जितनी चालाक औरत उतनी ही खतरनाक होगी। जंग कुछ भी मौके पर नहीं छोड़ना चाहता और फिर से मरना नहीं चाहता। उसने जवाब दिया मैं सप्लाईज दे सकता हूं,
लेकिन तुम्हें उनके बदले कुछ ट्रेड करना होगा। मैसेज देखकर जॉयर कहती है वो उसे खाने के बदले अपनी कंसल्टेशन में शामिल होने के लिए दे सकती है। देखो वो कितनी क्यूट है, सोच रही है वो इस आदमी को जानती भी नहीं है। और अब जंगी कहता है इसके बजाय मैं दवा और खाना दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना होगा। जंगी चाहता है तुम मेरी जासूस बनो और मुझे रेजिडेंस के प्लान्स के बारे में बताओ। डील ये है, इसे मानना या नहीं मानना तुम्हारी पसंद है। भीड़ के पीछे चलना और बाकी सबकी तरह मरना, या मेरे साथ खड़ा होना। वो एक पल के लिए सोचती है क्या ये सही है, लेकिन स्वीकार करने का फैसला करती है। पहला कदम उठा लिया गया है। दोस्तों, जंगी के पास बहुत सारा खाना है, लेकिन खाने की कमी नहीं है क्या? फिर चश्मे वाले स्मार्ट लड़के ने एक आखिरी धमकी भेजी। जंगी, तुम कहाँ हो? आखिरी मौका, क्या तुम सप्लाईज देने वाले हो या नहीं? मैसेज देखकर जंगी ग्रुप में ट्रोल करता है और कहता है उसका खाना अभी खत्म हो गया है। घायल स्मार्ट लड़का उसे धमकी देता है और जल्द ही चेन जंग बिना जंगी के एक ग्रुप बनाता है। सब मिलकर उसके पास जो कुछ भी है उसे चुराने की योजना बनाते हैं। जॉयर और अंकल यू ग्रुप में है और जंगी को इसके बारे में चेतावनी देने का फैसला करते हैं। इससे जंग यी को यकीन हो गया कि डॉक्टर जोकीर उसके साथ सहयोग कर रही थी। जंग ही उसे बताता है उसके पास अपना बचाव करने के प्लान्स हैं, बस झुंड के साथ मत रहना। सुबह के 2:30 बजे थे जब सशस्त्र लोगों का एक समूह घर की ओर मार्च कर रहा था, चिल्लाते हुए कि उन्हें उस स्वार्थी को मारना है। उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजे पर हथौड़े मारे। सिक्योरिटी कैमरों से ये देखकर जंग यी ने हाई वोल्टेज डिवाइस चालू कर दिया। जो पास थे वे बिजली के झटके से मर गए। क्या अफसोस, बाकी डर गए और भागना चाहते थे। हालांकि जैसे ही वे मुड़े, उन्हें चेन जंग और उसके गिरोह ने रोक लिया। उसने उन्हें दरवाज़ा तोड़ना जारी रखने का आदेश दिया, वरना वे मर जाएंगे। निवासियों को प्रेरित करने के लिए चश्मे वाले स्मार्ट लड़के ने कहा अब उन्हें जंगी को मारना होगा, पड़ोसियों का बदला लेने के लिए जिन्हें उसने अभी मारा है। इसके अलावा अंदर एक फायरप्लेस और बहुत सारा खाना है। उत्साहित होकर निवासियों ने एक लकड़ी का लट्ठा पकड़ा और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश जारी रखी। जंगी कुछ समय शराब पीने के बाद उनकी मदद करने का फैसला करता है। उसने अपना साउंड सिस्टम निकाला, एक्शन म्यूजिक बजाया और कहा ये उन्हें मोटिवेट करने के लिए है। संगीत सुनकर और ज्यादा गुस्से के साथ 20 मिनट बाद दरवाजे पर सिर्फ खरोच लगी थी और लोग भूख और थकावट से बेहोश हो रहे थे। निवासियों को, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि दरवाजा स्टील का बना था, वे हैरान थे। उनमें से एक मैग्नीफाइंग ग्लास से जांच करने जाता है और कहता है ये बैंक वॉल्स जैसी ही सामग्री है, ऐसा दरवाजा तो टैंक भी नहीं तोड़ सकता। जंगी दरवाजे की दूसरी तरफ अपना क्रॉसबो तैयार करके ठीक गले पर निशाना लगाया। वो आदमी वहीं तड़प रहा था और बाकी पड़ोसी चिल्लाते हुए भागे कि उसके पास हथियार हैं। किसी तरह जंगी ने उन लोगों को मारा जो उसके दरवाजे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। ये टेक्नोलॉजी के रहस्य कि दरवाजे के पीछे जंगी को कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ, बस आत्मरक्षा। चश्मे वाला स्मार्ट लड़का जो बच गया था शांत होने के बाद कहता है उसके पास एक प्लान है। दरवाज़ा स्टील का और मोटा है, लेकिन दीवार अभी भी सीमेंट की ईंटों से बनी है। पड़ोसियों को समझ आ गया और उन्होंने दरवाजे के बगल वाली दीवार पर हथौड़े मारना शुरू कर दिया। दीवार में दरारें पड़ने लगी और फिर एक धातु की आवाज के साथ एक प्रभाव हुआ। चश्मे वाले लड़के ने दरवाजे के किनारे तीरों का डर खो दिया और जांच करने गया। दीवारें भी स्टील से ढकी हैं। सब हैरान थे, धरती पर कोई दीवारों में स्टील क्यों डालेगा? कोई ऐसा जिसे पता था कि ये स्थिति होने वाली है। उन्होंने दीवारों के कई अन्य स्थानों को तोड़ने की कोशिश की और हर कोने में धातु थी। वे उसके ऊपर और नीचे वाले अपार्टमेंट में गए और उम्मीद के मुताबिक हर जगह धातु थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण आदमी के पास एक अभेद्य किला है। उपकरणों के बिना दीवारों को ड्रिल करना असंभव था। पड़ोसियों को एहसास हुआ कि जंग यी को सर्वनाश के बारे में जरूर पता होगा, तभी उसने ऐसा जटिल किला बनाया। सब निराशा में थे, कह रहे थे जंग यी स्वार्थी था और सिर्फ अपने बारे में सोचता था। दो निवासियों ने एक दूसरे को भूखी नजरों से देखा और एक सेकंड के लिए एक दूसरे को खाने के बारे में सोचा, लेकिन वो टल गया। पड़ोसियों में से एक कहता है उसे याद है
कि उसके अपार्टमेंट की बालकनी शीशे की बनी है। इस विचार ने सबको फिर से उत्साहित कर दिया। अपने पड़ोसी अपार्टमेंट से लकड़ी के तख्ते का उपयोग करते हुए जंगी शांति से बैठा रहा, जबकि सब एक साथ बालकनी पर जमा हो गए। दुर्भाग्य से उनके लिए शीशा बुलेट प्रूफ था और वे उसे खरोच भी नहीं पाए। उन्हें गर्म रखने में मदद करने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, जंगी ने एक मोलोटॉव कॉकटेल दिया और उसे दीवार के एक छेद में फेंक दिया, जो जल्द ही छत से उनके सिर पर गिरा। उनके नजरिए से ये 1 सेकंड का आतंक था और फिर दर्द के कई पल। पूरी तरह से आग पकड़कर तड़पते हुए वो बालकनी से कूद गया। आग फैल गई और बाकी सब भी ठंड से बचे रहे, जबकि जंगी सब कुछ देखता रहा। दूसरों ने पड़ोसी अपार्टमेंट में वापस जाने की कोशिश की, हालांकि दूसरों ने उन्हें खुद को जलने के डर से अंदर नहीं आने दिया। वे तख्तों से गिर गए और उनमें से जो नहीं गिरे उन्होंने थोड़ा गर्म होने का मौका लिया। कुछ देर बाद पश्चातापी निवासी उसकी शीशे के सामने बालकनी पर लौट आए, खाने की भीख मांगते हुए। जैसा कि उसकी पिछली जिंदगी में था, उन्होंने खाया, उसे उनके लिए कोई अफसोस महसूस नहीं होता। वो उन्हें गरम पास्ता दिखाता है, उन्हें लार टपकाते देखने के लिए। वो उसे उनके ठीक सामने एक मेज पर भी रख देता है। जांगी फिर उनसे कहता है, जो कोई चेन जांग का सिर लाएगा उसे 1 हफ्ते तक खाना मिलेगा। ये सुनकर सबने चेन जांग को पड़ोसी अपार्टमेंट में उत्सुकता से देखा। यहाँ तक कि जो उसके पीछे थे उन्होंने भी जांगी के शब्द सुने। चेन जांग को मारना मतलब 1 हफ्ते तक खाना और पीना। चेन जांग ने दरवाज़ा भी बंद कर लिया। सबकी नज़रें उस पर थीं, लेकिन इससे पहले कि वो और पास आ पाता, उसके आदमियों और उसके हाथ में बंदूक ने उसे रोक दिया। इस बिंदु पर जंगी ने इनाम का नोटिस मालिक के ग्रुप में डाल दिया। जो कोई चेन जंग को मार सकेगा उसे 1 हफ्ते का खाना मिलेगा। अगली सुबह पतले वाले उसे घात लगाकर अपने खाने का इंतजार कर रहे थे। भले ही उसके पास पिस्तौल थी, वे उसे चौंका सकते थे। चेन जंग और उसके वफादार अनुयायियों पर पीछे से हमला किया गया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि दोनों जमीन पर पड़े थे। बॉस ने उन्हें खाने के रूप में रखने का आदेश दिया और उसके आदमियों में से एक ने देखा कि बॉस की पीठ में चोट लगी थी। इस हमले में चेन जंग ने जोयर को अपनी चोट का इलाज करने के लिए बुलाया। जल्द ही वो ड्रेसिंग कर रही थी और बोली, ये मुफ्त नहीं था। चेन जंग कहता है, वो उनके साथ खा सकती है। ये देखकर कि सूप जिसे सब खाने वाले थे वो किस चीज से बना था, वो कहती है वो भूख से मरना पसंद करेगी। चेन जंग कम से कम कहता है वो इस बिल्डिंग में खाना बनने वाली आखिरी इंसान होगी। इस बकवास को नजरअंदाज करते हुए उसने जाने की कोशिश की। हालांकि चेन जंग ने कहा वो तभी जा सकती है जब वो ठीक हो जाए। वो कमरे के कोने में बैठ गई, जबकि आदमी जंगी को पाने के अपने प्लान्स पर चर्चा करने लगे। यार देखो, इंसान चरम स्थितियों में कितनी दूर तक जाते हैं। अगर चेन जंग घायल नहीं होता और उसे उसकी जरूरत नहीं होती, मुझे यकीन है वो और भी चीजें मजबूर करता। तुम्हें पता है। वो प्लान सुनने के बाद बोली, वो बाथरूम जा रही है, लेकिन वो वास्तव में जंग ही को बताने के लिए वहां थी। जो उसने बाद में सुना, चुनजांग के आदमी खाना और स्टील लेने के लिए पड़ोस वाले अपार्टमेंट में गए। उन्होंने उन्हें अंदर आने दिया और उन्होंने सोचा भी नहीं कि खाना उनके लिए था। कपल के सिर पर वार करके उन्होंने उन्हें मार डाला, लेकिन पक्का करने के लिए उन्होंने और मारा। चुनजांग हमारे डॉक्टर को बताता है कि उसके घर के आसपास प्रेडेटर्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसे शिकार करने की कोशिश कर सकते हैं। जोकिर अब उस घर में चीजें कैसी हैं ये देखने लगा है, जहां यूचिंग के दोस्त हैं। उन्हें बिना किसी मेडिसिन के तीर हटाने पड़े। सभी को गंभीर इन्फेक्शंस हैं। शायद ठंड कुछ दर्द कम कर रही है। जो पैंग अपनी कजिन से जैंगी को एक और बार समझाने की कोशिश करने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि ये बेकार है, कोई रास्ता नहीं है। दिन गुजरते हैं और जैंगी सिर्फ खाता है। चुनजांग को फिर से एम्बुश होने का डर है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा खाता है। जैंगी जोयर को कॉल करती है उसकी सिचुएशन पूछने के लिए। वो कहती है चुनजांग पागल हो गया है, सबका खाना खत्म हो गया है। वो रोज घरों में घुसकर सबको मार रहे हैं और खाने की तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा वो मरे हुए लोगों को बाद के लिए रख रहे हैं। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और पूछती है कि क्या वो उसे बचा सकता है। वो एक पल के लिए सोचता है कि वो बहुत उपयोगी है पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर होने के लिए। डॉक्टर्स खजाने होते हैं। तो जैंग ही कहती है कि वो उसके घर आ सकती है एक आखिरी काम करने के बाद,
थोड़ी देर बाद जो पोंग दरवाज़ा पीटने आता है, डेस्परेट। वो कहता है उसकी महबूबा यूचिंग भूखी मर रही है। वो जांग ही के दरवाजे पर खाना मांगने गया, उस लड़की के लिए जिसने उसे इस्तेमाल किया और रिजेक्शन दिया। जांग ही भी कहती है कि टेटेनस उसमें पहले से एडवांस्ड है, मेडिसिन अब काम नहीं करेंगी। जब वो घर लौट रहा था, उसे याद आया कि उसने कभी यूचिंग का हाथ भी नहीं पकड़ा। तो मौत का इंतजार करने के बजाय वो यूचिंग के कमरे में भागा, घुटनों के बल बैठ गया और उससे शादी करने को कहा। वो डिस्गस्ट के साथ उसे दूर फेंक देती है। लूजर ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और कहा कि वे नरक में शादी करेंगे। तब उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा कि वो जैंग जैंग पैंग की है। पैंग तब कहता है कि उसे लेने के लिए नरक में जाना होगा। फिर हम डॉक्टर जिर के पास वापस आते हैं। उसने आदमियों से कहा कि वो आज उनके लिए एक बढ़िया खाना बनाएगी। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये रेगुलर मीट नहीं है। खुश होकर उन्होंने सोचा कि वो प्राइड भूल गई है। वो उनसे कहती है कि वो भी उतनी ही मरना नहीं चाहती जितनी वो करते हैं। थोड़ी मदद करने के बाद वो कहती है कि वो बाकी का काम अकेले कर लेगी। सूप में कुछ डालते हुए और अच्छे से मिलाते हुए उसे वहीं वॉमिट ना करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी। कुछ देर बाद उसने सबको सूप परोसा। सूप सच में अच्छा लग रहा था। सबने उसका ट्रस्ट हासिल करने को कहा। जो कियर ने भी अपने लिए एक बोल सूप परोसा और अपने कमरे में वापस चली गई। उम्मीद कर रही थी कि उसकी मेडिसिन असर करेगी। उसने उसमें एक पूरी वाइल स्लीपिंग पिल्स की डाल दी थी और कुछ ही मिनटों में सब सो गए। रिलीफ के साथ कि ये काम कर गया, उसने एक मैसेज भेजा जिसमें कहा गया था कि सब सो गए हैं, उसे आगे क्या करना चाहिए। जांगी का ऑर्डर है कि सबको बालकनी पर ले जाए। वो सब कुछ दूसरी तरफ से देख रहा था। ठंड महसूस करते हुए वो पूछती है कि क्या उसका इरादा उन्हें मारना है। ये सुनकर उसने एक रस्सी फेंकी और कहा कि ये कमोबेश ऐसा ही है कि उसे सबको बालकनी की रेलिंग से बांधना चाहिए। वो कहती है कि वो कम से कम मदद तो कर सकता है, लेकिन वो कहता है कि टेस्टिंग उसकी हो रही है। सबको रेलिंग से बांधते हुए उसने चैन जैंग की गन पकड़ी। वो उसे मैगजीन हटाने और गन उस पर फेंकने की चेतावनी देता है। उसने मोल भाव करने की भी कोशिश की कि क्या उसे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट के साथ कि ये उसका एकमात्र ऑप्शन है, जिर ने बात मानी और गन जैंगी पर फेंक दी। गन मिलने के बाद उसने उसकी जांच की, कंफर्म किया कि ये वही थी जो चेंजैंग इस्तेमाल करता था। फिर वो कमरे में वापस गया, एक पानी का होस पकड़ा और वहां से उसने बालकनी पर पानी फेंकना शुरू कर दिया, बिना जोकर को वार्निंग दिए भी। वो अपार्टमेंट में घुस गई जबकि पानी गिर रहा था और थोड़े ही समय में चेंजैंग और बाकी सब चीखते हुए जाग गए। अपने हाथ और पैर एक साथ बंधे हुए देखकर उसे एहसास हुआ कि उसे ड्रग्स दिए गए थे। वो सिर्फ जैंगी को कुछ बार कोस सका। कुछ पानी के स्प्रे के बाद चैन जैंग एक पॉप्सिकल में बदल गया। डॉक्टर जॉयर, खड़े होने के लिए भी बहुत कमज़ोर, कॉल करती है और कहती है कि सब हो गया। कुछ मिनट बाद हमारी खूबसूरत डॉक्टर जैंगी के दरवाजे पर थी, कैमरास के जरिए देख रही थी। भले ही अब तक सब ठीक रहा था, वो श्योर होना चाहता था कि कोई रिस्क ना हो। उसे भारी दरवाज़ा खोलकर अंदर आना चाहिए जबकि वो गन पॉइंट किए हुए था। वो आखिरकार अंदर आई और फर्श पर गिर गई। अपार्टमेंट के अंदर की गर्मी ही काफ़ी अच्छी थी। पीछे से आते हुए जांगी कहता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसे श्योर होना है कि वे एक दूसरे से कुछ छिपा नहीं रहे हैं। उसे इस बात का श्योर होना है और उसे पता है कि ये कैसे करना है। शर्माते हुए उसे पता है कि उसे क्या करना है। जोएर सब कुछ उतार देती है और सिर्फ अपनी अंडरवेयर में रहती है। अब जब वो देख सकता है कि वो कुछ नहीं छिपा रही है, जांगी कहता है कि ये परफेक्ट है। अब उसे उस कमरे में ले जा रहा है जहां उसे शावर लेना है और अपने गंदे कपड़े बदलने हैं। जब उसने शावर की आवाज़ सुनी तो उसने मेडिकल किट से सभी आइटम्स ले लिए और उन्हें कॉन्फिस्केट कर लिया। सतर्क रहना हमेशा बेहतर होता था। कुछ सुखद समय बाद जोकर पजामास पहने हुए बाथरूम से बाहर निकली। एक ऐसा दृश्य जिसने जांग यी को इमोशनल कर दिया। उसने उसे बैठने और अपने बाल सुखाने को कहा। वो कहता है कि उसने उसे जाने दिया क्योंकि वो उसके लिए वैल्यूएबल है। अगर वो रूल्स ओबे नहीं करती तो वो कोई मर्सी नहीं दिखाएगा। उसका कमरा अब से वही होगा। तुम मेरी परमिशन के बिना इधर उधर नहीं घूम सकती। उसे कॉन्सिक्वेंसेस का पता था। जांगी कहता है कि इस केओटिक वर्ल्ड में
उसने जो सबसे अच्छी चीज की वो उसके साथ जुड़ना था। उनके बीच ट्रस्ट को रीइंफोर्स करने के लिए जांगी अपना सीक्रेट रिवील करने और जू कियर की लॉयल्टी श्योर करने का फैसला करता है। इस घर में वो देख सकती है कि कोई खाना नहीं है। उसके हर चीज के लिए इतना तैयार रहने का कारण ये है कि उसके पास एक पावर है जो कोई नहीं जानता। मैजिक। उसने उसके सामने डायमेंशनल स्टोर रूम से ब्रेड निकाली। वार्निंग, अगर वो उसे बिट्रे या मारती है तो उसके पास फिर खाना नहीं होगा और वो भूख से मर जाएगी। अंडरस्टैंडिंग, ये देखकर उसे समझ आया कि जांगी इतनी कंफर्टेबली कैसे जी रहा था। इमोशनल, उसने खाया और इमोशन के साथ रोई भी, इतनी जल्दबाजी में लगभग चोकिंग। न्यू रोल, अब जब वो क्लीन है बिना भूख या प्यास के, जोकर सभी हाउस होल्ड चोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इंटरप्टेड, इससे पहले कि वो स्वीकार कर पाती, स्काउंड्रल ने इंटरप्टेड किया और पूछा कि वो और क्या ऑफर कर सकती है। एक इंटेलिजेंट पर्सन होने के नाते उसे पता था कि वो क्या चाहता था। जांगी की आंखें भी इस दृश्य के साथ चौड़ी हो गईं। कंपेनियनशिप और टास्क्स में मदद के अलावा अब वे एक कपिल होंगे। किसी भी कपिल की तरह उनका एक साथ एक्सरसाइज का मोमेंट होगा और हमारी खूबसूरत डॉक्टर जोकिर के पास बहुत सारा खाना होगा। अगले दिन जोकिर को अभी भी सोते हुए देखकर जांगी कहता है कि वो पिछली रात बहुत थक गई होगी। घर से बाहर ना निकल पाने पर आसपास एक वुमन का होना बहुत सुखद है। उसने कपड़े पहने और वे ब्रेकफास्ट करने गए। लग्जरी अपोकलिप्स से पहले की तुलना में ज्यादा लग्जरी वाली जिंदगी। प्रेपरेशन, जेंगी ने उसे स्पेशल कोल्ड कोट्स में से एक फेंका। वर्क अवेट्स, बाहर जाकर चांग ने कहा कि उसके पास अभी भी काम है। टास्क, उसने उसे बेसबॉल बैट पकड़ाया। ग्रिम टास्क, भले ही उसने बाहर के लोगों को फ्रीज करने में मदद की, अब ज्वायर को वहां जाकर फ्रोजन बॉडीज को डिस्ट्रॉय करना होगा। ओबीडियंट, बिना ये बताए कि क्यों, वो बिना किसी हेजिटेशन के वहां गई और पॉप्सिकल्स को मारना शुरू कर दिया। डॉक्यूमेंटिंग, इस बीच जेंगी डॉक्टर के सारे हार्डवर्क की फिल्मिंग कर रहा था। फोकस्ड फिल्म होने की परवाह किए बिना वो हैमरिंग करती रही। रिकॉर्डिंग का मकसद रेजिडेंस ग्रुप को भेजना था और सबको दिखाना था कि चेन जैंग, वो आदमी जो सबको टेरराइज कर रहा था, अब टुकड़ों में है। अपने घरों में लोग क्रिटिसाइज करने या ये पूछने के बारे में नहीं सोचे कि डॉक्टर वहां क्यों थी। उन्होंने सिर्फ प्रशंसा की और सेलिब्रेट किया। चीजें कैसी हुई इससे खुश होकर जैंग ही को यूचिंग का कॉल आया। जैंग ही कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो अभी भी जिंदा थी। पागल लुक वाली लड़की कहती है कि उसने चेनजांग की मौत के बारे में सुना और अब वो उसकी वुमेन बनने के लिए तैयार है और उसे जोकी के साथ होना चाहिए क्योंकि उसने सोचा था कि वो मर गई है। उसके पीछे उसके दोस्त लड़की को मारने के लिए तैयार थे और उन दोनों ने दूसरी तरफ से चीखें सुनी। जांगी ने इसका फायदा उठाया, उसके दिमाग से और भी खिलवाड़ करने के लिए जोकी की एक पिक्चर भेजकर कहा कि वो उसकी फियांसे थी। जब उसने नया मैसेज देखा तो वो दोनों लड़कियों से छूटी और फोन की तरफ भागी, सिर्फ जांगी और उसकी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए। इंसेन लड़की पागल हो गई और कहा कि वो जांगी से किसी और से ज्यादा प्यार करती है। हालांकि जांगी ने उसके मुंह पर फेंक दिया कि वो मैटर नहीं करती और जिसे वो प्यार करता है वो उसके साथ है अब, और उसने फोन काट दिया। बेचारी लड़की के दोस्त अब यूचिंग को मारना भी नहीं चाहते थे। उनका गुस्सा इस बात पर था कि लड़की जांगी के साथ रहने जा रही थी और उन्हें स्क्रू कर दिया गया था, लेकिन अब वे एक साथ स्क्रू हो गए थे। वो कितना सफर हुई इससे सैटिस्फाइड होकर जांगी अपनी छोटी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि क्या वो बहुत क्रूअल था। वो कहती है कि वो था या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास अपने रीजंस हैं। उसने भी उसे पहली बार सुना जब वो उन दो लड़कियों की मदद करने गई थी और वे कितनी पागल लग रही थीं। अगर जांगी ने जो किया वो किया तो वो सही है। सामने वाली बिल्डिंग में एक व्यक्ति ने फैसला किया कि वो और नहीं सह सकता और बिल्डिंग से कूदने के अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया, लेकिन इससे उन दोनों को भी इम्प्रेस नहीं किया। थोड़ी देर बाद जांगी का फोन बजा। लाइन पर उसका अंकल यू था। जांगी कहता है कि ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि वो ठीक है। वो जांगी की चेतावनी से बचाए गए सप्लाईज के कारण सब कुछ सर्वाइव कर गया। इसके अलावा अब वो शीला मई के साथ है, पहले वाली सिंगल मदर। उसका बेटा बीमार है और उन्हें मेडिसिन की जरूरत है। सभी लोगों में अंकल यू जांगी एकमात्र व्यक्ति था जिसकी मदद करेगा, तो उसने उसे बाद में मेडिसिन लेने आने को कहा। जिर को अपने अंकल के बारे में बताने और अपना जूस पीने के बाद कोई दरवाजा खटखटा रहा था। सिक्योरिटी चेक करते हुए उसने देखा कि ये उसका अंकल और जीली थे। उनके पास बस यही था। उसने दरवाज़ा भी नहीं खोला।
उसने मेडिसिन दरवाजे के छेद से फर्श पर फेंक दी। उसके अंकल ने मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया, लेकिन वुमन उससे ज्यादा चाहती थी। उसे पता है कि उसके पास फायरप्लेस है और अंदर आने को कहा। उसके बच्चे को गर्म होने की जरूरत है। इस पॉइंट पर जैंगी कहता है कि ये स्क्रूड है। वो अंकल यू को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन सबसे ऊपर सेफ्टी आती है। लाइंग उसने झूठ बोला कि कोयला खत्म हो गया और अब उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के पास गर्म रहने के लिए 7 या 8 कोट्स हैं। अंकल चांगी को और परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन वुमन अंदर आने पर ज्यादा से ज्यादा इंसिस्ट करती रही, क्योंकि अगर डॉक्टर जोकीर उसके साथ थीं तो वे क्यों नहीं आ सकते थे। जांगी का आर्ग्यूमेंट था कि वो उससे इनबीज्ड है और इसीलिए वो यहाँ है। ये सुनकर वो शर्मा गई। आखिरकार अंकल यू सुनकर थक गया और कहा कि बस हो गया, सिर्फ मेडिसिन ही बहुत अच्छी थी, उनके पास अभी भी खाना है। उन्हें भेजने के बाद जांगी थक भी गया था। पास्ट लाइफ, ये वुमन उसकी पास्ट लाइफ में कुछ भी नहीं के लिए सर्वाइव कर गई। चूंकि इस कॉन्वर्सेशन ने उसे थका दिया था, वो अपनी गर्लफ्रेंड की गोद में आराम करने गया और एक शानदार व्यू का आनंद लिया। जांगी सोचता है कि जी ले का आसपास होना उसके प्लान्स को भी गड़बड़ कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब वे घर लौटे तो अंकल पूछने आया कि वो अपने भतीजे के ट्रस्ट का अब्यूज क्यों कर रही थी। वो यहाँ तक कहती है कि ये सब बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए है, लेकिन अंकल उसे याद दिलाता है कि वो उसके भतीजे का कर्जदार है। ग्रैटिट्यूड। अगर वो अपोकलिप्स से पहले उसे खाना बचाने के लिए नहीं कहता तो उसके पास कुछ नहीं होता। अक्यूजेशन। सहमत होने के बजाय जेडला ने दावा किया कि जांगी ने मदद करने के लिए मेडिसिन नहीं दी, सब कुछ उसके लिए फेवर्स कलेक्ट करने के लिए था। इंसल्ट, ये कहते हुए कि जांगी एक सेल्फिश आदमी है। एंग्री अंकल। ये सुनकर अंकल चिल्लाया कि हर चीज की एक सीमा होती है, वो बूढ़ा हो सकता है लेकिन वो स्टूपिड नहीं है। थ्रेट, अगर वो फिर से उसकी बुराई करती है तो वो अकेली रह जाएगी। स्मार्ट वुमन। सब्जेक्ट छोड़ दिया। अगली सुबह दूसरी बिल्डिंग के लोगों ने स्नो के नीचे जैंग ई की बिल्डिंग तक एक टनल खोदा। हर किसी को जो वे इनकाउंटर करते थे दुश्मन के रूप में देखा जाता था, और पहले अनलकी वन को एक सिंगल शॉट मिला और वो पलट गया। वे स्टर्डी दरवाजे के बारे में जानते थे और उसे खोलने के लिए डायनामाइट लाए। उनमें से एक ने उसे जलाया, भागा और एक्सप्लोजन का डैमेज हो गया। इस एक्सप्लोजन की तीसरी आवाज ने जैंग ई को जगा दिया और वो जल्दी से कैमरास के जरिए चेक करने गया कि क्या हो रहा था। उसने निर्माण श्रमिकों को देखा जो पास रहते थे। वे चेक करने आए, श्योर थे कि एक्सप्लोजन दरवाजे को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस कोशिश पर गुस्सा होकर कि वो जो उसके पास था उसे छीन लें, जैंग यी ने मलिशियसली रिटेलिएट किया। एक ग्रेनेड ने उनकी ठंड की प्रॉब्लम को आसानी से सुलझा दिया। उन सबको गर्म करने के बाद जैंग यी ने अपनी ग्लॉक का इस्तेमाल किया और कहीं को सुला दिया। उसकी बुलेट्स खत्म हो रही थीं क्योंकि उसकी बैलिस्टिक सप्लाईज कम थीं। रियलाइजेशन, और इससे उसे कंफर्म हुआ कि दूसरी बिल्डिंग्स के लोगों को उसके स्टॉकपाइल के बारे में पता होना चाहिए और वे भी उसके पीछे आ रहे हैं। ये एक्सप्लोजन्स और शॉट्स ने हमारी प्यारी डॉक्टर को डरा दिया। आखिर दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहां इन आवाज़ों को रोज सुनना नॉर्मल है। शर्मिंदा होकर उसने इसे डिस्गाइज किया और अपना काम करने चली गई। डिसीजन टाइम। अब जांग यी को साफ था कि उसे एक्शन लेना चाहिए। पैनिक। रेजिडेंट्स ग्रुप में सब नॉइज के बारे में पूछ रहे थे। जांग यी ने हमेशा की तरह स्मार्ट होते हुए कहा कि दूसरी बिल्डिंग के रेजिडेंट्स थे जिन्होंने उसके घर को उड़ाने की कोशिश की थी और जल्दी ही दूसरों को लूटने वाले थे, लेकिन उसने उन्हें बिल्डिंग से और कुछ को इस जिंदगी से बाहर निकाल दिया। सबने जांग यी को इसके लिए शुक्रिया कहा। उसने अपने अंकल को और जानकारी लेने के लिए फोन किया। ये ग्रुप जो अभी आया था बिल्डिंग 26 से था और इसे वांग तान फोंग नाम का कोई व्यक्ति लीड कर रहा था। अंकल की जानकारी थी कि उसने वही किया जो चन जांग ने इस बिल्डिंग में किया था। रेजिडेंट्स को पलट दिया, जगह पर कंट्रोल कर लिया और खाना भी चुरा लिया। जांग यी ने अपने अंकल को साफ कर दिया कि उसने कई लोगों को पलटा है, तो वे बदला लेने के लिए वापस आएंगे और कुछ करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उन्हें पड़ोसी रेजिडेंट्स को एकजुट करना होगा और अपनी रक्षा करनी होगी। फिर सिर्फ जोकिर से बात करते हुए जांग यी ने कहा कि पड़ोसी अगर मौका मिला तो उसे पीठ में छुरा घोंप देंगे। उसे अंकल यू के साथ मिलकर दूसरी बिल्डिंग्स के ग्रुप्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का मिशन लेना चाहिए। सिर्फ 2 दिन बीते थे और अब वो एक मेड के कपड़े पहने हुई थी और वो सब कुछ रिपोर्ट कर रही थी जो उसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने पता लगाया था। गलत जगह देखना बंद करो और ध्यान दो। जोकिर समझाती है कि पड़ोस में सबसे मजबूत ग्रुप्स जो हावी हैं वे बिल्डिंग 26 का ग्रुप है जो 2 दिन पहले यहाँ आया था, और बिल्डिंग 21 का एक और ग्रुप है। अभी भी 2 और बिल्डिंग्स के ग्रुप्स में ताकत होनी चाहिए
लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। सिर्फ इसी से जैंग यी ने अनुमान लगाया कि दूसरी बिल्डिंग्स के रेजिडेंट्स एकजुट होने के बजाय पहले ही एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं और अब खतरा नहीं है। अच्छे काम के लिए आभारी होकर वो उसे जानकारी इकट्ठा करना जारी रखने को कहता है और किसी कारण से वो शर्मा जाती है। शायद वो कुछ और होने की सोच रही थी। वही बिल्डिंग 26 का ग्रुप बिल्डिंग में वापस आया और इस बार उन्होंने बिल्डिंग के दूसरे अपार्टमेंट्स के लोगों को पलटना शुरू कर दिया और ये मैसेज छोड़ दिया कि जब तक जैंग यी नहीं जाता तब तक बिल्डिंग के सभी रेजिडेंट्स मर जाएंगे। जल्द ही ये खबर फैल गई और हमारे कपल के एक्सरसाइज को बाधित कर दिया। बिल्डिंग के रेजिडेंट्स मांग कर रहे थे कि जैंग यी कार्रवाई करे। ये देखकर वो गुस्सा वापस आ गया। उसने टेक्स्ट और ऑडियो मैसेज भेजे जिसमें कहा गया कि सबकी जिंदगी उसके लिए कुछ नहीं है और उन्हें अकेले अपनी रक्षा करनी होगी। कुछ देर बाद जैंग यी ने अपने अंकल को फोन किया, कहा कि अब बिल्डिंग ग्रुप में चमकने की उसकी बारी है। उसने कहा कि बिल्डिंग 26 का गैंग सिर्फ 20 लोग हैं, अगर वे एकजुट हो जाएं तो उनसे लड़ सकते हैं। सबने कहा कि उन्हें ये करना होगा। उसने चार्ट में ये भी कहा कि वो कई दिनों से ठीक से नहीं खा रहा है। सिर्फ जैंग यी ही जवान, मजबूत और अच्छी तरह से खिला हुआ है। वो अकेला है जिसके पास सबको लीड करने की ताकत है। इसके साथ जैंग यी ने चार्ट में एक मैसेज भेजा कि वो सबको राइवल बिल्डिंग का सामना करने में मदद कर सकता है, बशर्ते सब उसके आदेशों का पालन करें। सबने कहा कि वे ऐसे आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं जो उनकी जान खतरे में ना डालें। अपने घर में शांत होकर हमसे बेहतर खाते हुए जैंग यी कहता है कि उन्हें जोखिम उठाने होंगे। हाँ, नहीं तो उन्हें बस बिल्डिंग 26 के ग्रुप का इंतजार करना चाहिए कि वे आकर सबको मार दें। अंकल यू एक तरफ से उन्हें जैंग यी का पालन करने के लिए सहमत होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। वे आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गए। भूखों को प्रेरित करने के लिए उसने जिक्र किया कि ऐसे वाहन हैं जो बर्फ में बाहर यात्रा कर सकते हैं। अगर वे बिल्डिंग 26 के ग्रुप का सामना करते हैं तो वो उनके लिए खाना ला सकता है। सभी पड़ोसियों ने सब कुछ मानने के लिए सहमति दी, यहाँ तक कि सबसे खतरनाक चीजें भी, उम्मीद करते हुए कि पड़ोसियों द्वारा मारे ना जाएं और मुख्य रूप से खाना मिल जाए। अब सब जैंग यी को बिल्डिंग का लीडर बनाने के लिए सहमत है। अब जब सब उसे एक सेवियर के रूप में देखते हैं, जैंग यी अपनी पहली एक्सप्लोरेशन बाहर करेगा। अपने स्पेशल कोल्ड वेस्ट्स और कपड़ों के साथ उसे कोई समस्या नहीं होगी। जब जोकिर कहने वाली थी कि वो उसके साथ जाएगी, जैंग यी ने कहा नहीं, उसे कभी अपार्टमेंट नहीं छोड़ना चाहिए और वो उस पर 100% भरोसा करता है कि वो उसके बिना यहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही वो निकलता है, वो कमीना चुटकी बजाता है और अपार्टमेंट में सारी सप्लाईज गायब कर देता है। वो बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर उतरता है और वहां की एक खिड़की से वो बाहर कूदने में कामयाब हो जाता है। तो बर्फ पहले से ही 4 मंजिल ऊंची है। जो कोई भी ठंड को नजरअंदाज करके यहाँ चलने की कोशिश करेगा, वो कहीं बर्फ में डूब जाएगा और मर जाएगा। सौभाग्य से उसने अपने डायमेंशनल स्पेस में एक स्नोमोबाइल स्टोर कर रखी थी। किसी ने एक बिल्डिंग में ये सीन देखा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसे कहीं से स्नोमोबाइल निकालते हुए देखा या बस उसे चलाते हुए देखा। कुछ देर बाद वो वहां पहुंच गया जहां वो जाना चाहता था, टियानो सिटी पुलिस स्टेशन। शीशा तोड़कर वो आसानी से अंदर घुस गया। उसका लक्ष्य और वेपन्स और एम्यूनिशन पाना है। पुलिस स्टेशन के अंदर गहरे उसने ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर्स को बिना गर्म कपड़ों या हीटर के पाया। जमने वाली पहली रात उनके लिए आखिरी थी। जैंग यी ऑफिसर्स के लिए अपना सम्मान दिखाता है और कहता है कि वे कभी हीरोज थे जिन्होंने शहर की रक्षा की थी। जैसे ही वो शवों को ढकता है, उसे जगह की चाबियां मिल जाती हैं। उनसे वो यहाँ सब कुछ खोल सकता है, यहाँ तक कि वेपन्स रूम भी। जगह में घुसते ही ये कई लोगों के लिए स्वर्ग है। हर तरह के वेपन्स और एम्यूनिशन चुनने के लिए हैं। उसने बस सब कुछ अपने डायमेंशनल लूट स्पेस में रख दिया। जैंग यी कहता है कि अब उसे अपने कैनन फॉडर के लिए खाना चाहिए। वो अपनी स्नोमोबाइल पर लौटता है और वहां जाता है जहां शॉपिंग मॉल होना चाहिए। जमीन खोदकर उसे जगह की छत मिली। शीशा तोड़कर और जगह में घूमते हुए उसने वो सब कुछ चुरा लिया जो सुपरमार्केट में उपयोगी हो सकता था। सारे फल ठंड से जम चुके थे, जैसे मांस भी। लेकिन ये उन लोगों के काम आएगा जिनके पास खाने के लिए जमीन भी नहीं है। उसने बैग में वो सब कुछ फेंक दिया जिसे बचाया जा सकता था और अपनी स्नोमोबाइल पर लौट आया। अपनी बिल्डिंग में लौटते समय बिल्डिंग 26 का लीडर उसे बाहर जाकर खाना पाने में कामयाब होते हुए देख रहा था। वो ईर्ष्या से हरा था और उस स्नोमोबाइल को चुराने के लिए उत्सुक था। इसके अलावा बिल्डिंग के सभी रेजिडेंट्स जिन्होंने स्नोमोबाइल की आवाज़ सुनी, उन्होंने भी उसे देखा।
अंकल ऊ ने देखा कि उसका भतीजा और खाने के साथ लौटने में कामयाब हो गया है। वो बहुत खुश था। जांग ई ने सबको साफ कर दिया कि ऐसे ठंडे मौसम में बाहर जाना और बर्फ में दबा हुआ खाना ढूंढना बेहद मुश्किल था। अंकल ऊ ने चिल्लाकर जांग ई को हीरो कहा। इस बिगड़े हुए खाने और हाथ में बंदूक के साथ उसने आदेश दिया कि जो कोई भी खाना लेना चाहता है उसे उसके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहना होगा। बिल्डिंग 26 के रेजिडेंट्स, जैसा कि उम्मीद थी, खाना या अपनी जान सौंपने के लिए कहकर पीछे आ गए। उसका पहला आदेश था कि अभी वे उनका खाना चुराएंगे, वहां जाएंगे और उन्हें खत्म करेंगे। जो कोई भी एक किल करेगा उसे 5 दिन का खाना मिलेगा। सिर्फ 5 दिन का खाना मिल सकता है, ये सुनकर सब पागल हो गए और बिल्डिंग 26 के गैंग मेंबर पर हमला कर दिया। वे समझ नहीं पाए कि कमजोर और डरपोक लोग अचानक इतने पागल कैसे हो गए। वे अभिभूत हो गए। जांग यी और उसकी फियांसे ने सबको दुश्मनों को हराते और अपनी जीत का जश्न मनाते देखा। कुछ जो बचे थे बिल्डिंग 26 वापस भाग गए और हमारी तरफ के घायल लोग। जोकीर जानती थी कि वो उन्हें बचा सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे सिर्फ दया के लिए मेडिसिन्स और फूड खर्च करने पड़ेंगे। उसने भी हार मान ली क्योंकि वो जानती थी कि जैंगी इसकी इजाज़त नहीं देगा। मैं अब यहाँ पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि जैंगी एक विलन है या सिर्फ एक एंटी हीरो? या मुझे नहीं पता, बस वो करता है जो सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब से वो सभी लोगों को बहुत चालाकी से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो सबको इकट्ठा करता है और उन्हें बधाई देता है। जो MVP थे और जिनके पास सबसे ज़्यादा किल्स थे, उन्हें उनके बोनसेस मिले। ये सबको उसके लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व नियोजित था। एक एक करके उन्होंने हाथ में बंदूक वाले और खाने के मालिक आदमी का पालन किया। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन जब बारी एक ऐसे व्यक्ति की आई जिसे जैंगी सुस्त होते हुए देखा था, उसने उसे तिरस्कृत किया और उसे एक कैंडी मारी। उसने शिकायत की कि ये ठीक नहीं था क्योंकि उसे सिर्फ वही मिलेगा। जैंगी ने सवाल किया कि क्या उसमें शिकायत करने की हिम्मत है। फिर भी उस आदमी ने कुछ नहीं किया और बस पीछे चिल्लाता रहा और उन पर हमला करता रहा जिन्हें कम खाना मिला था, और वे दुखी थे। अब वे जानकर खुश हैं कि इससे भी बदतर लोग हैं। शूहाओ ने बहस करने की कोशिश करते हुए कहा कि बहुत से लोग लड़ रहे थे और उसे लड़ाई में शामिल होने का कोई रास्ता नहीं मिला। जान ई ने साफ किया कि उसे परवाह नहीं है, सिर्फ रिजल्ट्स मायने रखते हैं। गुस्से में शूहाओ ने जोर दिया कि जांग ई उसके साथ विशेष व्यवहार कर रहा था, तो जांग ई ने आदेश दिया और 2 पड़ोसियों ने असंतुष्ट आदमी को पकड़ लिया। वो बस चिल्लाता रहा, पूछता रहा कि बॉस के आदेशों का पालन न करने वालों के साथ क्या होता है। शिकायत करने वालों के साथ क्या होता है ये साफ करने के बाद उदाहरण के तौर पर लिए गए आदमी के हाथ में कैंडी थी। जांग यी ने उस पर पैर रखा, कैंडी और उस गरीब आदमी के बाल पकड़े और साफ किया कि काम मतलब खाना, काम नहीं मतलब खाना नहीं। उसने जोकर को बाकी सप्लाई स्टोर करने का आदेश दिया क्योंकि सबने अपने हिस्से ले लिए थे। भीड़ के बीच में उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। फैंग यू चिंग और उसकी ब्लड सकर फ्रेंड नीचे घिसट रही थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक अपना खाना नहीं मिला था और अगर बिग ब्रदर जैंगी उन्हें भूल नहीं गया था। जैंगी, हमेशा की तरह विनम्र, ने कहा कि वो उन्हें भूला नहीं था। जोकर ने खाना स्टोर कर लिया क्योंकि उन दोनों के लिए पर्याप्त नहीं था। फैंग यू चिंग ने रोते हुए पूछा कि इतने सालों के बाद उसे अब वो पसंद क्यों नहीं करता था। एक थप्पड़ से उसने उसे दूर जाने को कहा। उसने उसे कभी पसंद नहीं किया और अब उसकी सगाई वंडरफुल जोकर से हो चुकी है। एक महिला ने कहा कि वो एक गोल्ड डिडिंग। जांग यी सहमत हो गया, कहा कि वो हमेशा अमीर लड़कों को उनके पैसे लेने के लिए धोखा देती थी। जिस आदमी को अभी अभी अपमानित किया गया था, उसने कहा कि उसने उसे पहले भी कई बार इस्तेमाल किया था। फिर दूसरे पुरुषों ने कहा कि अगर उन्हें अपोकलिप्स से पहले पता होता कि वो खुद को बेच रही थी तो वे भी फायदा उठाते। इतना अपमानित होने के बाद वो भाग गई। किसी कारण से 2 पुरुषों ने ब्लड सकर फ्रेंड को पकड़ा और उसे कहीं और घसीट ले गए। उनके चेहरे के भाव और उनका मुंह ढकने से मैं कल्पना करता हूं कि वे उसे खिलाने गए थे। ग्रेटफुल अपने लिए शूहाओ फांग यूचिंग के बारे में बताने के लिए कुछ बेहतर खाने को मिला और अब उसने कसम खाई कि वो मास्टर के लिए और बेहतर करेगा। शो के बाद जांगी ने बिल्डिंग की फोर्टिफिकेशन का आयोजन करना शुरू किया। बिल्डिंग में अब जांगी, जोकीर, अंकल यू और उसकी पत्नी शील मे को छोड़कर कुल 47 लोग हैं। लोग 7-7 लोगों के 6 ग्रुप बनाते हैं और 24 घंटे बिल्डिंग की सीढ़ियों की रखवाली करते हैं। जब दुश्मन आते हैं तो उन्हें चिल्लाना चाहिए, शोर मचाना चाहिए और सबको अलर्ट करना चाहिए।
अंकल यू एक पूर्व आर्मी वेटरन होने के नाते सभी ग्रुप्स को व्यवस्थित करेंगे। घर के आराम में वापस जांगी कुछ पढ़ रहा था और जोकिर ने पूछा कि अगर अब बर्फबारी शुरू हो जाती है तो क्या होगा। जैसे ही उसने अपने वेपन्स डायमेंशनल लूट स्टोरेज से निकाले, उसने कहा कि वे विंटर में है, वे कम से कम 1 महीने तक फंसे रहेंगे जब तक बर्फ पिघलती नहीं। इसके अलावा अपोकलिप्स में सबसे बड़ा खतरा मौसम नहीं बल्कि लोग हैं। अब इस वॉप वेपन के साथ उसे घर छोड़े बिना दुश्मनों से लड़ने का मौका मिलता है। उसने वेपन के स्कोप से देखा कि कुछ लोग उसकी बिल्डिंग के गैराज की ओर जा रहे थे। वे निश्चित रूप से स्नोमोबाइल के पीछे जा रहे हैं, जिसे जैंग ही वहां छोड़ने का नाटक करता है, लेकिन वास्तव में लूट स्टोरेज में रखता है। अंकल यू ने जैंगी को फोन करके कहा कि डिफेंस टीम ठीक से व्यवस्थित हो गई थी और पिछली बार जब वे मेडिसिन लेने गए थे तब सी ने जो कहा था उसे गंभीरता से ना लेने को कहा, वो एक चैटर बॉक्स है आखिर। जैंग ही ने कहा कि उसे परवाह नहीं है, लेकिन पूछा कि क्या अंकल मुश्किल समय में किसी और के बच्चे को पालना चाहते हैं। मजबूत पुरुष बहुत वैल्यूएबल होते हैं और वो कोई भी महिला पा सकता था जो वो चाहता था। लेकिन अंकल की असुविधा को समझते हुए जैंग यी ने कहा, शेल्बी एक अच्छी महिला है और अगर ऐसा है तो उसे भी नॉकअप करना चाहिए। हालांकि अंकल ने कहा कि अपोकलिप्स में किसी को उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और अब वो काम पर वापस जाएगा। जैंग यी ने जोकिर को बताया कि बच्चों के इन मामलों के बारे में शांति से सोचना चाहिए। उन्होंने जिस सुरंग को खोदा था उसमें बिल्डिंग 26 के कुछ लोग गुप्त रूप से हिडन थेफ्ट्स करने की योजना बनाते हुए वापस आए। उनमें से पहला लगभग पिटाई खा गया। गार्ड ने दुश्मन के हमले के लिए चिल्लाया और सीढ़ियों पर एक ब्रॉल शुरू हो गई। बिल्डिंग 26 के ग्रुप ने इस बात पर भरोसा नहीं किया कि अब जांगी की बिल्डिंग इतनी अच्छी तरह से संरक्षित थी और सर्वाइवर्स बाहर भाग गए। अच्छी जिंदगी का आनंद लेते हुए जांगी ने दुश्मन को भागते देखा और कहा कि वो वास्तव में कुछ शूट करने के मूड में था। लूट स्टोरेज से अपना वैप निकालते हुए स्कोप के जरिए वो पूरी तरह से देख सकता था, एक बेतुकी शांति के साथ ट्रिगर खींचने का परिणाम भी जानते हुए। भगोड़ों में से एक को सीधे सिर में गोली लगी और दूसरों ने ये महसूस करते हुए क्या था और भी उन्मत्त होकर भाग गए। जांग ई ने मन ही मन सोचा, ये एहसास शानदार है और इसका और आनंद लेने का फैसला किया। सभी शॉट सटीक थे, सिर और घड़ी को निशाना बनाते हुए। जमीन पर 7 कैप्सूल्स के साथ बर्फ में 7 शव थे